ओके, अब हम चल रहे हैं आप सबके फेवरेट चैप्टर पे जिसका नाम है पीजीबीपी। ये लाइट ऑन कर दे अक्षता। ठीक है, अभी तो मेरी मेन बुक है ये। डन। लाइट ऑन नहीं, यहां से होगी क्या? यहां से सारी ऑन है, हो गई, थैंक यू। तो देखो पीजीबीपी के अंदर अभी मैं आपको ले जा रहा हूं सेक्शन नंबर 44AA। इसमें अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट अगले सेक्शन में पर ही हमको आएगा तो ये हम पहुंच पाएंगे नए सेक्शन के ऊपर। 44AA, ए फॉर अकाउंट्स। ये बेसिकली बोलता है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, छोटा हो या बड़ा हो, आपको कौन कौन सी बुक्स तो बनानी ही बनानी। तो सिंपल है, याद है, कैश बुक, जर्नल, लेजर। उसके बाद देखो ये सिंपल है, कैश बुक, जर्नल, लेजर तो बनाना है। फिर सेल्स बिल्स की बात कर रहा हूं। सेल मतलब मैंने किसी को सामान बेचा। अगर मैंने किसी को सामान बेचा, ओरिजिनल बिल तो वो लेकर चला जाएगा, पर मुझे अपने पास क्या रखना, उसका डुप्लीकेट, जैसे बोल सकते हैं कार्बन कॉपी। मुझे कार्बन कॉपी हर उस बिल की रखनी है जो 25 रुपए से ज्यादा का। ठीक है, अब अगर मैंने कहीं से सामान खरीदा तो मुझे कौन सा बिल मिलेगा, डुप्लीकेट के ओरिजिनल? ओरिजिनल। मेरे पास परचेजेस का हर ओरिजिनल बिल होना चाहिए अगर वो 50 रुपए से ज्यादा है तो। ठीक है, और लास्ट अगर आप डॉक्टर हो, डॉक्टर भाई साहब रखेंगे डेली केस रजिस्टर कि कितने केस आए इनके पास, डेली पेशेंट्स आए और कितना क्या मेडिसिन का स्टॉक है। ये बुक्स मेंटेन करनी होती हैं। इसका रूल है रूल 6F। कौन कौन से होगी? कैश बुक, जर्नल, लेजर, सेल्स का 25 से ऊपर का डुप्लीकेट, ओरिजिनल 50 से ऊपर का ओरिजिनल परचेजेस का, और डॉक्टर है तो डेली केस और मेडिकल। ठीक है सर, ये किस पे लगता है ये रूल? तो इसके लिए हम जाएंगे यहां पे। अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले हो, हर प्रोफेशन स्पेसिफाइड नहीं होता, टीचिंग प्रोफेशन है पर स्पेसिफाइड नहीं है। स्पेसिफाइड याद है कौन कौन थे? सीए, सीएस, सीएमए, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। फिर इसमें आ गए थे आपके इंटीरियर डेकोरेटर्स। स्पेशल याद है कौन था इसमें? फिल्म आर्टिस्ट। फिल्म आर्टिस्ट में कौन कौन आ जाएगा? जूनियर आर्टिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, सारे आ जाएंगे। ये आपके हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशंस। कौन कौन से हैं? लीगल मतलब लॉयर, मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर। अगर अकाउंटेंट में आ गए दो, सीए और ये निहाल, सीएमए। बाकी सीएस बेटा अलग से है ना, हो रहा सीएस अलग से है। मैंने कहा तो था यहाँ पे लीगल लिखा हुआ था, पर सीएस ने बोला था अलग से लिख के दो। वो शायद लॉ का काम नहीं करते, पता नहीं क्या करते हैं। ठीक है, हाँ क्या बोला उसने? इंस्टा रील बनाते हैं, मान सकता हूँ। कल क्लास है ना? हाँ रिकॉर्ड हो गया। हाँ अरे मैं बता ही दूंगा, क्या दिक्कत है। हाँ कोई बात नहीं, वो तो मैम बताएंगे बेटा तेरे को। ठीक, चलो ये स्पेसिफाइड्स हैं। अब देखो यहां से लिंक क्या है। अभी कुछ हमारे सेक्शन आएंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव पता है ना, जो कहते हैं बुक्स नहीं बना सकते, हम इतना पैसा कमाते हैं, सीधा बताओ कितना टैक्स देना है हमको। उसमें सेक्शन थे 44AD, 44ADA, 44AE। तीन थे। 44AD होता था बिजनेस के लिए, ADA होता था स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए। यानी ये जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाना चाहते, ये कहते हैं इतना टाइम नहीं है भाई साहब, इतना सेल्स है मेरी, इस सेल्स पे बताओ कितना टैक्स बनेगा, इनके लिए सेक्शन कौन सा है? 44ADA। इसके अलावा जो भी है उसको जाना प्रिजम्पटिव में, वो जाएगा 44AD में। पर ट्रक वाले कहां जाते हैं? AE में। इतना याद है आपको बेटा? इतना समझ आ रहा आप लोगों तीनों को? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? अच्छा नहीं पढ़ा आपने ये? ओके, आपको एक था आता है ना। देखो प्रिजम्पटिव क्या होता है, अब मुझे देख ले बेटा। हाँ देखो, नॉर्मल इंसान क्या करता है, बनाता है P&L अकाउंट, यहाँ पे उसकी सेल्स आएंगी क्रेडिट साइड में, यहाँ सारे खर्चे आएंगे, तो करेगा वो परचेज का, सैलरी का, रेंट का, बिल का, नेट प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स पे करता है वो। अब ऑब्वियसली बात है, जो खर्चे दिखाओगे उसके बिल होना चाहिए आपके पास। वो इंसान कहता है इतना मेरे पास टाइम नहीं है ना, इतने रिसोर्सेज है कि इतना समय रख पाऊं। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव क्या होता है? प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि अगर आपने 1 करोड़ का सामान बेचा, गवर्नमेंट अपने आप बोल देगी 1 करोड़ में से हम मान लेंगे 50 लाख तुम्हारा प्रॉफिट है, 50 लाख के ऊपर टैक्स पे कर दो। अब मैं कहता हूं भाई बहुत ज्यादा है, इतना नहीं होगा प्रॉफिट मेरा, तो बना लो बुक्स। किसने मना किया आपको? ये होता है प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव कौन कौन अप्लाई कर सकता है? आंसर है कोई भी, अगर आपके ऊपर लिमिट है तो। बिजनेस वाले अगर प्रिजम्पटिव में जाएंगे 44AD में जाएंगे। ये वाले स्पेसिफाइड कहां जाएंगे? 44ADA में जाएंगे।
और आपका जीटी वाला काम है, ट्रक वाला काम है, तो ए में जाओ। इतना है बस। अभी हम पढ़ेंगे सेक्शंस को जाके वो, और उसमें दोनों सेक्शन में अमेंडमेंट है, एडी है। खैर वापस आते हैं। अभी हम मान रहे हैं नॉर्मल इंसान प्रिजम्पटिव में नहीं जाना चाहता, तो वो बुक्स कब बनाएगा? अगर वो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, मतलब सीए में डॉक्टर वगैरह है, उसकी ग्रॉस रिसीट्स मतलब कि आपकी सेल्स इज मोर देन कितना? 1.5 लाख इन ऑल द 3 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा है आपका? 23-24। प्रीवियस ईयर है 23-24। इसके पहले के 3 पीपीवाई बताना मुझे एक बार। 22-23 सब में, ईच में अगर आपकी ग्रॉस रिसिट्स इज मोर देन 1.5 लाख तो आपको 23-24 में बुक्स बनानी है। यानी करंट ईयर मतलब नहीं है, पहले के 3 सालों में क्रॉस होना चाहिए। तीनों में से एक भी साल छूट गया तो मत बनाओ बुक्स। ठीक है? एग्जैक्ट डेट पे नहीं है, डेट से ऊपर है। अब एक क्वेश्चन आता है, सर मेरा तो पहला साल है 23-24, पहली बार बिजनेस कर रहा हूं मैं, मेरे 3 साल तो है ही नहीं कुछ, तो फिर क्या करना है? यहां पे गवर्नमेंट ने बोला पहली बार बिजनेस कर रहे हो तो अज्यूम करो कि तुम्हारे साल में क्या तुम्हारी सेल्स 1.5 लाख से ऊपर जा सकती हैं? अगर लग रहा जा सकती हैं तो बनाओ बुक्स। मैंने बोला यार नहीं लग रहा था, नहीं बनाई, पर चली गई तो पेनल्टी लग जाएगी आपके ऊपर। पेनल्टी याद है कितने की थी? 25,000। टेक्निक थी याद करने की, अगर 25 रुपए का बिल संभाल के नहीं रखा तो 25,000 की पेनल्टी। ये टेक्निक थी याद करने आपके पास। ये पॉइंट ठीक है? अब मैं बात करता हूं टीचिंग की। टीचिंग क्या स्पेसिफाइड प्रोफेशन है? नहीं। तो मैं इसमें नहीं आ रहा, मैं जाऊंगा अगले वाले कॉलम में। पहले थर्ड पे आ जाओ। थर्ड कॉलम इंडिविजुअल या एचयूएफ, जो क्या कैरी कर रहा है? बिजनेस और प्रोफेशन। यहां बोला गया है अगर आपका पीजीबीपी मतलब सेल्स नहीं प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट 2.5 लाख से ज्यादा है, एंड की और है, और का मतलब क्या होता है? या फिर आपकी सेल्स 25 लाख से ज्यादा है। यानी दो कंडीशन, प्रॉफिट 2.5 से ऊपर, सेल्स 25 लाख से ऊपर इन एनी ऑफ द 3 ईयर, यानी 3 साल में कभी भी। मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24। यहां लिखते हैं पीपीवाई, एक जगह लिखता हूं सेल्स, एक जगह लिखता हूं प्रॉफिट। बाईस 23, 21-22, 20-21। सेल्स कर लेते हैं मान लो 20 लाख, प्रॉफिट 3 लाख। सेल्स 22 लाख, प्रॉफिट 2 लाख। सेल्स 15 लाख, प्रॉफिट 1 लाख। बताओ इस साल बुक्स बनाएगा या इंडिविजुअल नहीं बनाएगा? देखते हैं। पहले बताओ कभी भी सेल्स क्रॉस करी? 20, 22, 15। सेल्स 25 क्रॉस नहीं करी। प्रॉफिट क्रॉस किया? हाँ, 2.5 लाख क्रॉस कर गया। तो इस वजह से इसे बुक्स बनानी पड़ेंगी। कोई भी फैक्टर कभी भी क्रॉस कर जाएगा तो। कहां थे मैडम? लेट आने के अंदर छोड़ दो। क्लियर है पॉइंट आपको? ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल या वहां जाओ, वहां बैठ सकते हो, कृति के पास बैठना चाहो तो मर्जी है, सर संस्कृति के पास, सॉरी। हाँ, या फिर इंडिविजुअल अचीव अगर नहीं है, कोई और है, तो फिर हमने वहां लिमिट लगा रखी है 2.5 लाख कम होके हो चुका है 1.20 और 25 लाख कम होके हो गया है 10 लाख। है सेम पॉइंट बस। तो ये आपका रूल 6F है कि कब इंसान को बुक्स बनानी होती हैं। क्लियर है जी बात? नहीं, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं थी। अच्छा, अब कोई इंसान कहता है टर्नओवर क्रॉस कर गया जी, नहीं बनानी बुक्स, मुझे भेजो प्रिजम्पटिव के अंदर। प्रिजम्पटिव मतलब कोई बुक्स नहीं बनानी, सिर्फ एक बुक बनानी होती है, सेल्स बुक, क्योंकि सेल्स के बेस पे आपके डिसाइड होते हैं प्रॉफिट्स। तो पहले अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं हो, आप कोई बिजनेस हो, तो आप जा सकते हो 44AD में। AD प्रिजम्पटिव बेसिस पे बिजनेस। यानी एग्जांपल लेते हैं हम लोग श्रीहरि का। श्रीहरि को एक दुकान खोलनी है। क्या खोलना चाहते दुकान भाई? कार का बिजनेस भाई। टर्नओवर मोटा कर जाएगा, टर्नओवर। छोटी दुकान था कोई, कुछ भी खोलना है। चॉकलेट, चलो जैसे चॉकलेट बेचनी है, ठीक है। हाँ, जैसे कैडबरी होती है ना ब्रांड, ये नया ब्रांड लेके आया, केस स्टडी ब्रांड। हाँ हाँ, ऐसे नाम है।
ठीक है, तो केस स्टडी ब्रांड की चॉकलेट बेच रहा है ये। तो इसने बोला कि इतना टाइम नहीं है कि बुक्स बनाऊं मैं, मुझे तो बता दो कितना प्रॉफिट देना है। गवर्नमेंट ने बोला देख भाई, क्या तू इंडिया का रेजिडेंट है तू है? अरे बता, हाँ तो सोच क्या रहता रेजिडेंट है तू, इंडिविजुअल है? अच्छा, क्या तू बन सकता है हुफ? बन सकता है, कुछ नहीं करना, बिजनेस स्टार्ट करना है, बस एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बच्चे करने, हो गया, वही तो होता है फैमिली बिजनेस हाँ, या फिर क्या बन सकता है, फर्म। आज कर लो पार्टनरशिप तुम और कुशवाहा मिलके, पर क्या नहीं हो सकते आप लोग, एलएलपी। एलएलपी को अलाउड नहीं है। यानी कि 44 एडी प्रिजम्पटिव बिजनेस कौन कर सकता है, रेजिडेंट, इंडिविजुअल या एचयूएफ या फर्म। कंपनी नहीं, एलएलपी नहीं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने ये डिडक्शन क्लेम ना कर रखी हो। 10 डबल याद है क्या था, एसईजी, एसई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या फिर ATIE से आरबीआई की डिडक्शन ना क्लेम कर रखी हो। मतलब बेसिकली नॉर्मल इंसान जो होते हैं, जो हम सारे हैं, हम सारे रेजिडेंट हैं, हाँ, इंडिविजुअल हैं, हाँ, क्या हम कोई डिडक्शन क्लेम करते हैं ऐसी वाली? नहीं। तो हम कहां ले सकते हैं, 44 AD में जा सकते हैं, मतलब बिना बुक्स बनाए भी मैं बिजनेस कर सकता हूं। पर आप कौन सा बिजनेस यहां पे नहीं कर सकते, 44 AE वाला, यानी कि GT है, ट्रक्स वाला, उनका अलग सेक्शन है, तो यहां क्यों आओगे आप लोग, वहां जाओ। या फिर एजेंसी वाला, किसी के एजेंट नहीं हो। कौन आ गया, चेयर लेके वहां से, चेयर ले आ, कुर्सी नहीं है कि बोलेगा सर हटो क्या चेयर वैसे लेट क्यों हुआ? हाँ बस लेट हुई। अच्छा, गलती बस वाले की। कितने बजे गया था बस स्टैंड पे? सही टाइम पे आ गया। कितने बजे? चलो, हाँ, यानी आप कौन किसी के एजेंट नहीं हो सकते, आप कमीशन या ब्रोकरेज वाला काम नहीं कर सकते। आप रेजिडेंट इंडिविजुअल थे, या फिर एचयूएफ थे, या फिर फर्म थे, पर आप किसी के एजेंट वाला काम कर रहे थे, या आप कर रहे थे कमीशन ब्रोकरेज वाला काम, तो आपको सेक्शन नहीं मिलेगा ये। आप बुक्स बनाओ भाई साहब। ये सेक्शन उन लोगों के लिए जो नॉर्मल दुकान करते हैं, जैसे इसने बोला चॉकलेट बेचता हूं मैं, बेच सकता है, मोमोज बेच सकता है, हाँ, स्प्रिंग रोल, चिली पोटैटो, बर्गर, प्रॉपर्टी डीलर नहीं, क्योंकि वो क्या हो गया, कमीशन ब्रोकर। बात समझ आ गई आपको? LIC एजेंट नहीं, ये अलाउड नहीं है। समझ आ रहा? तो बताओ 44 AD किसके लिए है, रेजिडेंट, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, LLP नहीं, कंपनी नहीं। अच्छा, कौन सा काम नहीं कर सकता, AE वाला, एजेंसी वाला, कमीशन वाला। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अमीर ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इसका टर्नओवर 2 करोड़ तक ही होना चाहिए। अगर टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चला गया तो भाई साहब बुक्स तुम्हें खुद क्यों बनानी है, अपने अकाउंटेंट रख लो। 2 करोड़ का काम कर रहे हो तुम लोग, 2 करोड़ प्रॉफिट है कि सेल्स है, सेल्स। अब गवर्नमेंट आपसे कहती है कोई बुक्स मत बनाओ, पर कम से कम सेल्स बुक तो बनाओ, हमें वेरीफाई तो करना कि तुम्हारी सेल्स 2 करोड़ से ऊपर तो नहीं चली गई। यानी इंसान एक बुक बनाता है, कौन सी, सेल्स बुक, वो बनानी जरूरी है इसके लिए। पॉइंट समझ आया? यहां तक अमेंडमेंट नहीं थी, अब आई अमेंडमेंट। देखो अमेंडमेंट क्या आई। अब गवर्नमेंट ने ऐसे लोग कवर किए यहां पे जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा था। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि यार 2 करोड़ से ज्यादा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनवा लेते हैं इनसे, क्या पंगा है। फिर गवर्नमेंट को आइडिया आया कि अगर हम ऐसा बोलें कि तुम अपनी 95% ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन मोड से लेके आओ, तो और हम ऐसे बोल दें ऑनलाइन से लेके आओगे तो हम आपको 2 करोड़ नहीं 3 करोड़ तक रहने देंगे इस सेक्शन के अंदर, कि बिना बुक्स के रह लो। इंसान खुश। गवर्नमेंट पता फायदा क्या है, सारा पैसा ऑनलाइन मोड से आ रहा है, ब्लैक मनी नहीं रख पाएगा आदमी कोई। तो गवर्नमेंट ने लड्डू खिलाया आपको। गवर्नमेंट ने बोला देखो देखो श्री हरी भाई साहब, कितना टर्नओवर है, 2 करोड़ 20 लाख। हम कह रहे मत बना बुक्स, रहले सेक्शन में, बस अपनी सेल्स का कितना 95% पैसा कैसे लेके आना, ऑनलाइन। यहां उल्टा लिखा हुआ है, यहां लिखा है कि कैश शुड बी लेस देन इक्वल टू 5%, यानी उल्टा क्या हो गया, ऑनलाइन 95%।
पॉइंट समझ आ गया? दोनों के फायदे हो गए। अब बताओ, अगर श्रीहरि का टर्नओवर 2.5 करोड़ का है, पर वो ऑनलाइन सामान बेचता है 2 करोड़ का, मतलब ऑनलाइन पेमेंट लेता है 2 करोड़ की, टोटल सेल्स 2.5 करोड़, ऑनलाइन पैसा मिलता है इसको 2 करोड़, ये सेक्शन में रह पाएगा नहीं रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि 2.5 करोड़ का 95% कितना होता? जिक्स कैलसी लाए बेटा? 2.37, 2,37,50,000, उतना अगर ऑनलाइन लाता तो सेक्शन में रह सकता था, पर क्योंकि इसकी ऑनलाइन रिसीव पेमेंट्स जो हुई है 95% से कम हुई है, अब सेक्शन से बाहर हो जाएगा। पॉइंट समझ आया आपको? एक और एग्जांपल लेते हैं। आपकी सेल्स है 2,80,00,000 की, कितना पैसा ऑनलाइन आएगा तो बच जाओगे? 2,66,00,000। समझ आ रहा है? अच्छा, मुझे बताओ, आपकी सेल्स 3 करोड़ की है और आपका पूरा 3 करोड़ ऑनलाइन से आया है, ये सेक्शन में रहना ही पड़ेगा क्या ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन है भाई साहब, मेरी बढ़ती बुक बनाना चाहता हूं मैं। पॉइंट समझ आया? लविका की सेल्स 420 करोड़, सॉरी 4,20,00,000, इसको फर्क पड़ता है ऑनलाइन में कैश से? नहीं भाई, इसको बुक बनानी ही पड़ेंगी क्योंकि लिमिट सिर्फ 3 करोड़ तक है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, संस्कृति बताएगी, आंसर और कोई नहीं बताएगा। संस्कृति, श्रीहरि की सेल्स है 1,80,00,000 और पूरा 1,80,00,000 ये कैश में लेता है, बुक्स बनानी पड़ेंगी नहीं बनानी पड़ेंगी? हाँ, पूरा कैश लेके आता है। इस सेक्शन में रह सकता है या बाहर निकलना पड़ेगा? आज ही बताना है, अमेंडमेंट क्लास है, फुल बैच नहीं है। एकता, रह सकता है क्योंकि ये लिमिट हमें देखनी 2 करोड़ के बाद। तो देखो जी, 44 AD ये लिख लेना, ठीक है? देखो, इफ, अच्छा सुनो, तुम यहां से मतलब इफ तुम्हें एक पैरा की जगह छोड़ देना, तुम्हें लिखना पड़ेगा किसके लिए लगता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF फर्म, कौन सा बिजनेस नहीं कर सकता, उसकी जगह छोड़ देना, फिर लिमिट पे आना, ठीक है? हाँ, इफ टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 2 करोड़, नो प्रॉब्लम, कैन अवेल 44 AD, दो में कोई दिक्कत नहीं है उसको। टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 3 करोड़ बट मोर देन कितना? 2 करोड़। अब इफ 95% और मोर receipts are in any mode other than cash, he can avail 44 AD। ये बात समझ आई? 2 से लेके 3 तक है तो 95% चाहिए हमको ऑनलाइन। तीसरा केस, इफ टर्नओवर इज मोर देन 3 करोड़, टर्नओवर इज मोर देन 3 करोड़, क्या लिखेंगे इसके अंदर? कैन नॉट अवेल 44 AD। खत्म, यही अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट ना पहले थी ना थर्ड में, अमेंडमेंट कर रही है सेकंड पॉइंट को हिट, और यहां पे केस स्टडी बन के आएगी, पक्का बता रहा हूं मैं आपको, वो केस बना के देगा प्रॉपर सा। ठीक है, केस स्टडी, अगर तेरे नंबर कटे केस स्टडी में। डन? लखू लिख लिया? तेरी कॉपी कहां है बे? कौन सी कॉपी में लिख रहा तू ये? ऐसे क्या दिखा रहा है, कौन सी कॉपी है ये? फिर कॉपी कहां है तेरी? बनाई है आज तक? अच्छा, कितने पेज भरे उसके अंदर आज तक? अच्छा, टैक्स की कल लेके आएगा, खिला के दिखाइए उसमें।
अगर नहीं भरी होगी ना वो, क्या कह रहा है, कितनी, चल अगर 80% भर गई, 80% भरी होगी पक्का, अगर 80 से जितना कम भरी होगी ना इंटू 100 तो पार्टी देगा कल, बोल। चल 75% भर गई होगी, 70 करें डील, पक्का डील। इसके ऊपर आधी भरी होगी पक्की बात है, वो शायद ही ये लाएगा निकल, देख लो तू, देख लिया, चलो आगे, ठीक है। चलो ये तो हो गया कि सेक्शन में रह सकता है नहीं रह सकता, सेक्शन में रहेगा तो एक फायदा है, क्या नहीं बनानी इसको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक बुक बनानी है, कौन सी, सेल्स बुक। अब फायदा सुनो, गवर्नमेंट ने बोला जितना पैसा ऑनलाइन मोड से लेके आओगे भाई साहब, मैं दोबारा चल रहा हूं अपने मेन नोट्स के अंदर, जितना पैसा ऑनलाइन मोड से लेके आओगे उसका 6% हम मान लेंगे आपका प्रॉफिट है। मतलब अगर आप बोलो कि आपने 1.5 करोड़ का सामान बेचा और पूरे 1.5 करोड़ आपने ऑनलाइन रिसीव कर लिए, 1.5 करोड़ का 6% कितना होता है, 9 लाख रुपए, ये बन गया आपका प्रॉफिट। 9 लाख पे टैक्स निकालना आपको आता है, कैसे निकालते हैं 9 लाख पे टैक्स, 5 लाख तक का तो हो गया 12,500, उसके ऊपर गया 4 लाख, उसका 20% 80,000, दोनों को जोड़ो सेस लगा दो, टैक्स निकालना आता है ना। यही अगर मैं बोलूं आपने 2 करोड़ का सामान बेचा सारा कैश में, तो 2 करोड़ का 8%, कैश पेमेंट का लगाते हैं 8%, ऑनलाइन लगाते हैं 6%, 2 करोड़ का 8% कितना हो गया 16 लाख रुपए, ये बन गया आपका प्रॉफिट, इसमें निकाल दो टैक्स। 16 लाख पे कैसे निकालेंगे टैक्स, 10 लाख तक का हो गया 1,12,500, 10 के ऊपर गया 6 लाख का 30%, 1,80,000, दोनों को जोड़ो सेस लगा दो। कौन समझ आया आपको, आपने 2 करोड़ का सामान बेचा जिसमें 1.5 करोड़ ऑनलाइन था, 50 लाख कैश था, तो 1.5 करोड़ का 6%, 50 लाख का 8%, दोनों को जोड़ो ये बन जाएगा प्रॉफिट, इसमें निकाल लेंगे टैक्स। समझ आ रहा है कैसे करना है, ठीक है। अच्छा कौन सा केस, पहला दूसरा तीसरा, जितना ऑनलाइन बेचोगे उसका 6% बनेगा प्रॉफिट, जो कैश में लेगा आपको उसका 8% बनेगा प्रॉफिट। यानी अगर आपने 2 करोड़ का सामान कैश में बेचा, 2 करोड़ का 8%, 16 लाख हो गया आपका प्रॉफिट, उस पर टैक्स निकाल लो। आपने 2 करोड़ का सामान ऑनलाइन बेचा तो 2 करोड़ का 6% हो गया आपका प्रॉफिट, उस पर टैक्स निकाल लो। अगर आपने 2 करोड़ का ब्रेकअप दे दिया, 1 करोड़ 20 लाख ऑनलाइन, 80 लाख कैश, तो 1 करोड़ 20 लाख का 6%, 80 लाख का 8%, दोनों को जोड़ो ये हो गया आपका प्रॉफिट। एग्जाम में गलती क्या होती है, हम 6 और 8 को टैक्स मान लेते हैं, ये प्रॉफिट है, इस पर टैक्स निकालना है, ठीक है जी। अच्छा बेटा आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा टैक्स सबसे निकालना है आपको, ये आपके ऊपर है। मैं अरे क्वेश्चन आपसे टैक्स आप दोनों करके आना, दोनों कर, कोई क्वेश्चन ने बोला टैक्स लायबिलिटी निकाल दो तो आप दोनों चलोगे ना, जिसमें कम पड़ेगा वो निकालोगे ना, इसमें कोई बेलिजान थोड़ी ना इसके अंदर कोई। अगर क्वेश्चन ने बोला डिफॉल्ट से निकालो तो नया लगाना है, ओल्ड से निकालो पुराना लगाना है, इग्नोर 115 भी ऐसे बोल दिया पुराना लगाओ। क्वेश्चन ने बोला खाली टैक्स निकालो, आपको दोनों निकालने पड़ेंगे, जो कम होगा वो निकाल के आओगे। किसका, क्यों क्या कहना है किसको, नहीं जरूरत है, बना दो अभी, बना देते हैं, अरे कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई तो करना है, ठीक है छोड़ो। एग्जाम्पल चले जल्दी बनाता हूँ एक आगे चलते हैं। देखो टर्नओवर है, यहाँ लिखता हूँ कैश, यहाँ लिखता हूँ ऑनलाइन। मुझे बताना मैंने ऑनलाइन सामान किसी को बेचा सीओडी करके, सीओडी वो 6 में जाएगा 8 में जाएगा, ऑनलाइन बेचा है पर सीओडी पैसा कैश में मिलेगा मेरे को, वो 8 में जाएगा। हाँ ऑनलाइन सेल्स की बात नहीं, ऑनलाइन पेमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। टर्नओवर है मेरा 2 करोड़, जिसमें से 1.80 करोड़ कैश में है, 20 लाख ऑनलाइन है, बताना कितना बनेगा प्रॉफिट।
सबका आ गया 1560, सबका आया ना? एकता आपका आ गया बेटा? हृदय आया? अब सुनो हुआ क्या, इस इंसान ने ना अपनी रफ में बुक्स बना रखी थी। वो गवर्नमेंट से कह रहा है मैंने अपनी बुक्स बनाई है, मेरा प्रॉफिट इतना नहीं बन रहा, मेरा प्रॉफिट 9 लाख का है। कितना बोल रहा है वो? 9 लाख। वो डिक्लेयर करना चाहता है प्रॉफिट 9 लाख का। ठीक है, पहले बताओ 9 लाख पे वैसे टैक्स बनता है, टैक्स नहीं बनता? बनता। रिबेट भूल जाना, 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख डिपेंडिंग ऑन योर एज। अगर आपका डिक्लेयर्ड प्रॉफिट लिमिट से ऊपर जा रहा है, फिर आप कह रहे हो टैक्सेबल तो है पर 1560 नहीं दूंगा, मैं तो 9 लाख देना चाहता हूं। गवर्नमेंट ने बोला ओके 9 लाख दे दे, पर एक सीए के पास जा, उससे क्या करा के ला? टैक्स ऑडिट। क्या करा के ला? टैक्स ऑडिट। यानी अगर आप इस सेक्शन में एक बार आ गए और आप इससे बाहर जाना चाहते हो, कम प्रॉफिट दिखा के आपको कराना पड़ेगा टैक्स ऑडिट। कैन अ लोअर इनकम बी डिक्लेयर्ड? यस, पर अब इसे क्या बनाने पड़ेंगे? बुक्स, और क्या कराना पड़ेगा उसका? ऑडिट। और कौन सा ऑडिट है यहाँ पे? टैक्स ऑडिट। सिर्फ कौन कर सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ। ठीक है, बात समझ आई आपको? यानी कि टैक्स ऑडिट कब कराना पड़ता है, इसकी एक कंडीशन से पता लग गई हमको कि एक इंसान 44 एडी में था, वो कम प्रॉफिट दिखाना चाहता है 8 और 6 से, तो क्या करना पड़ेगा उसको? टैक्स ऑडिट। पर अगर ये कहता मेरा प्रॉफिट तो जी 1 लाख का ही हो रहा है, सिर्फ 1 लाख का है, बेसिक लिमिट से कम है, तो नहीं करना पड़ता टैक्स ऑडिट। तब क्यों कराएगा टैक्स ऑडिट? क्या पता कोविड हो गया हो, सच में लॉस हो गया उसका, तो नहीं कराएगा। हाँ 4 लाख का होता कराना पड़ता, हाँ 5 लाख पे, हाँ 6 लाख पे, हाँ 2 लाख पे नहीं। क्लियर है बात आपको ये? अच्छा अब सुनो, प्रीवियस ईयर 23-24 में भाई साहब ने बोला मुझे कम दिखाने प्रॉफिट। गवर्नमेंट ने क्या बोला? 23-24 में क्या करा जाके? टैक्स ऑडिट। और आने वाले 5 साल 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 5 सालों तक दोबारा 44 एडी नहीं मिलेगा तुमको। उसके बाद ही आना 44 एडी में, और लगातार 5 सालों तक क्या कराना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट। ये पॉइंट है आपके लिए। आना आसान है, रहना आसान है, बाहर निकलोगे तो पेनल्टी 5 सालों की है, 5 सालों तक दोबारा नहीं आने को मिलेगा, और लगातार 5 सालों तक क्या होगा आपका? टैक्स ऑडिट। पॉइंट समझ आ गया अच्छे से आपको ये? ठीक है, ये लो, ये पढ़ो जरा नोट, ये नोट पढ़ो, नोट। क्लियर है सबको? आपका प्रॉफिट 2 लाख का डिक्लेयर करे, 2 लाख का कराना टैक्स ऑडिट, बुक्स बनानी है, हाँ गवर्नमेंट वेरीफाई तो करेगी 2 लाख है भी या नहीं है। लास्ट पॉइंट क्लियर? ठीक है सर, प्रॉफिट दिखा दिया 6 और 8, अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करिए, खर्चा क्लेम कर सकता हूं? नहीं, खर्चा क्लेम करना तो बुक्स बना भाई, फिर तू यहाँ पे क्या करने आ रहा है? यहाँ कोई खर्चा माइनस नहीं होता, सिर्फ क्या माइनस कर, सिर्फ क्या निकालते हैं? 8% या 6%। क्या हम डिडक्शन 80 C/80 क्लेम कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि वो खर्चा नहीं है, वो डिडक्शन है। 115 BSE में जाना है, मिलेगी डिडक्शन? नहीं। ठीक है जी, यानी अगर क्वेश्चन आ गया कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी और डिडक्शंस दे रखी होंगी, एक बार माइनस करना, ओल्ड स्लैब लगाना, एक बार माइनस मत करना, न्यू स्लैब लगाना, जो कम आएगा वो देना। होप यू गॉट योर आंसर दिस। चलूं आगे भाई साहब, एडी हो गया, अब चलते हैं एडीए पे। एडीए किस पे लगता है? स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स। कौन कौन होते हैं? चीए, चीएच, चीएम में, चीए, चीएच, लक्ष्य, चीएम में, और डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इंटीरियर डेकोरेटर, फिल्म आर्टिस्ट। देखो भाई, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं नाइंसाफी। बिजनेस वालों के लिए कितनी लिमिट थी टर्नओवर की? 2 करोड़। उनकी लिमिट है 50 लाख रुपए की। क्या हुआ हाइब्रिड? कब सोया था रात को? 2 बजे क्या कर रहा था? क्या पढ़ रहा था? AS19 लीजेस। कौन सी लीज पढ़ी? ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, दोनों पढ़ ली? एंट्री पूछूं?
जो एंट्री नहीं है उसमें। कोई बात, चलो ठीक है। 44 एडी में कितनी लिमिट है आपके पास? 2 करोड़। एडीए में कितनी लिमिट है? 50 लाख। कितनी है? 50 लाख। 44 एडी में कोई नहीं बताएगा। लखेरा क्या लखेरा, कितना प्रॉफिट डिक्लेयर करा था हमने अभी? ये पूछने कोई पूछने वाला क्या? हाँ रिपीट करूं क्वेश्चन है, बता। 44 एडी में हमने कितना प्रॉफिट डिक्लेयर किया था? हाँ 6%। 44 एडीए जो किसके लिए होता है? सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स, वहां डिक्लेयर करना पड़ेगा 50% प्रॉफिट। कितना पता? 50% प्रॉफिट। मतलब अगर बीइंग अ सीए मैं कहता हूं मेरा 40 लाख का टर्नओवर है तो कितना प्रॉफिट? 20 लाख का प्रॉफिट। नाइंसाफी है बहुत। मत आओ ना यहाँ पे, किसने मना किया है? खुद सीईओ बना लो अपनी बुक्स, किसने मना किया आपको? हाँ सीए में भी है। सीए में है भाई, सीए में है, कवर है सीए में, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है। क्या कह रहे? प्लीज डिफरेंस याद रखो। एडी किसके लिए? बिजनेस। एडीए स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स। यहां लिमिट है 2 करोड़ तक, यहां लिमिट है 50 लाख तक, यहां प्रॉफिट है 6 और 8, यहां सिंपल है 50। अब ये कह रहा है 44 एडीए वाला गवर्नमेंट से, मालिक यहाँ कुछ नहीं है परसेंटेज कैश वैश में ज्यादा कर लो। कहते नहीं नहीं 50 ले तो लिया, और कितने लेंगे तुमसे? यहाँ फिक्स है 50। फिर फाइनली डरते डरते स्पेसिफाइड प्रोफेशनल गवर्नमेंट से पूछ रहा है, मालिक इनको आपने 2 के ऊपर 1 करोड़ और दिया ना लिमिट रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑनलाइन पेमेंट प्रमोट कर रहे हो, हमारे लिए कुछ दिया? कर दिया 75 लाख तक। 50 बढ़ के कर दिया 75 लाख तक, विद वन कंडीशन, ऑनलाइन शुड बी मोर देन 95%, 95 और मोर, 95 और मोर। ये देखो, अबे कहां 90 है? अरे वाह, क्वेश्चन डाला है मैंने। पीयूष सर थैंक यू, क्वेश्चन बनाया आपने। हितेश कुछ और मांग ले तो भगवान से तू आज। चल देख अभी कराता हूँ चलो वो। ठीक है। हाँ तो ये लिमिट जो 50 लाख की बढ़ के हो सकती है 75 लाख की, पर कंडीशन वही है एटलीस्ट 95% पैसा आना चाहिए आपका ऑनलाइन। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। जो आपने ये बनाया था ना ये 44 एडी वाला, ऐसा बना सकते हो एडीए वाला चार्ट? जरा बनाना एडीए वाला चार्ट। कैसे बनाओगे एडीए वाला? देख तेरे को भी नींद आ रही है। कब सोई थी रात को? 11:30 बजे ना? उठी कब थी? 8 बजे? हाँ क्यों बर्तन धोने होते हैं? हाँ क्यों उठी थी? क्यों उठते हैं? मैं बता क्यों उठते हैं। लखेरा कब उठा था? हाँ 12 बजे हैं, 10 बजे नाके नहीं है। हाँ 8:30। क्या किया उठ के? क्या किया? नाके नहीं आया तो कुछ नहीं कैसे हो गया? पढ़ाई के बारे में कुछ पढ़ाई करी? पढ़ाई नहीं करी कुछ भी। रात को क्या पढ़ रहा था? रात को क्या पढ़ रहा था? लॉ में क्या पढ़ा? सेक्शन चैप्टर पार्टनरशिप एक्ट। हाँ क्या क्वेश्चन क्या था? हमारे पास खुशहाल है आंसर बताने के लिए। हाँ क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बता। तूने एक क्वेश्चन पढ़ा है, पता होना चाहिए क्या था। क्वेश्चन 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 याद है नहीं है? तूने पूरे दिन में क्वेश्चन पढ़ा वो भूल गया तू? क्या हो गया? क्या हुआ? चलो लिख लिया। तो यहाँ पे क्या होगा? टर्नओवर अप टू 50 लाख, तो नो प्रॉब्लम, कैन अवेल एडीए। टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा 75 लाख तक, तो 95% ऑनलाइन है तो कैन अवेल एडीए। 75 से ऊपर है तो कैन नॉट अवेल एडीए। बना लिया सेम आप लोगों ने? राहुल डन? लखू बनाया? दिखा 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 देखो अपूर्व बनाया उसने।
बन गया। तो पार्टी कब दे रहा है ग्रेजुएट होने की? क्या कह रहा है? कभी नहीं देगा। क्या कह रहा है? डिग्री बेचे। बेचे तो डिग्री बिकती भी है। होगा तो किसी सीए एस्पिरेंट को बेचेगा ना। सीएमए की तो बिक भी जाएगी। करा देखिए सही लिखा है, लिख लिया, चेक करिए सही है, देखना संस्कृत सही लिखा है उसने। भाई खुद बना ले। चलूं आगे। चलो बाकी सब सेम है। क्या ये इंसान 44 एडीए वाला 50%, चलो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, एक कुशल बताएगा। 40 लाख का मेरा प्रॉफिट, मतलब सेल्स है मेरी, सेल्स नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे ग्रॉस रिसीट्स। प्रोफेशन में 40 लाख की रिसीट्स हैं, कितना बन गया प्रॉफिट मेरा? 20 लाख का। ये टैक्स है कि प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट है। 20 लाख में टैक्स निकालना पड़ेगा मेरे को। मेरी 50 लाख की सेल्स है, कितना बन गया प्रॉफिट? 25 लाख का। मैंने बोला यार 1-2 महीने सैलरी पे करिए पीयूष सर वगैरह को, खर्चा क्लेम कर सकता हूँ? नहीं, खर्चा नहीं मिलेगा। डिडक्शंस 80 से 80U वो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, डिडक्शन मिल जाएंगे। अच्छा 35 लाख की मेरी सेल्स, यानी कि 17.5 लाख का प्रॉफिट। मैंने बोला प्रॉफिट 10 लाख का है जी मेरा, कम दिखाना चाहता हूं। अब गवर्नमेंट आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगी, कम दिखा रहे हो? ओके, क्या ये कम 2.5 लाख से ऊपर है? हाँ, तो क्या कराओ? टैक्स ऑडिट। बस क्या कराओ? टैक्स ऑडिट। पर यहां पे तुम 5 साल के लिए बाहर नहीं होते, नेक्स्ट ईयर वापस आ जाओ। पूछो क्यों? पूछो क्यों? या 50% प्रॉफिट है, गवर्नमेंट को दिक्कत थोड़ी ना है कोई। वहां दिक्कत थी, कम था ना, 50% प्रॉफिट है। कौन सा दिखाता होगा 50% प्रॉफिट यार? तुम्हें लगता है मैं दिखाता हूं? हाँ, ये तो है ही 2.5 लाख से कम, तो क्या ही फर्क पड़ता है मुझे दिखाने में। हाँ पॉइंट समझ आ गया? ऐसे याद कर लेना कि क्योंकि यहाँ 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट 5 साल के लिए बाहर नहीं करती। इस साल बाहर, अगले साल फिर आ जाओ वापस। पर वहां प्रॉफिट कम था, 6 और 8, तो 5 साल के लिए बाहर होते हो। यहाँ पे सिर्फ उस साल के लिए बाहर होते हो। पर जिस साल बाहर जाओगे क्या कराना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट। सर क्या सीए का भी हो सकता है टैक्स ऑडिट? हाँ, है तो एसएससी। क्या सीए अपना टैक्स ऑडिट खुद कर सकता है? नहीं, किसी और से कराना पड़ेगा। देन वी क्लियर? क्या लक्ष्य का टैक्स ऑडिट हो सकता है? अगर लक्ष्य 44 एडीए में जाता है, क्योंकि ये सीएम में है, 50% से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करता है, क्या इसका होगा टैक्स ऑडिट? हाँ, कौन करेगा? कोई सीए। क्या किसी सीए का टैक्स ऑडिट ये कर सकता है? नहीं, पावर किसके पास है? सिर्फ सीए के पास। वेरी गुड। क्या कुछ भी कर लो, नहीं फर्क पड़ेगा भाई। सुनो, वो पता है सीएमए वाले क्या बोलते हैं, हमें टैक्स ऑडिट करना है, तो गवर्नमेंट कहती है क्यों करने दे, हमारे कोर्स में भी है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। भाई तुम्हारा डायरेक्ट टैक्स 900 पेज का है, सीए का 5,500 पेज का है, पहले बराबरी करो। दूसरी बात, हमने आज तक नहीं बोला हमें करने दो कॉस्ट ऑडिट। हमारा तो हमारे सिलेबस हटा दिया कॉस्ट, फाइनल में है ही नहीं कॉस्ट, बताओ कर लो ऑडिट। बच्चे अपने बच्चे, पता है सीएमए कोर्स अच्छा है, मैं बता रहा हूं सीएमए का कोर्स अच्छा है, बच्चे नमूने आ रहे हैं इसमें आजकल, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। मैं बेटे 3 बैच देख रहा हूं, 3 बैच, एक बैच ऐसा नहीं बच्चा रेगुलर क्लास में आता हो यार। तुम्हारी हिस्ट्री में ना पहली बार हुआ था ये 4 बच्चे आ गए थे बैठ के, तुम सारे आए थे ना चारों दिन फर्स्ट क्लास में, उसके बाद फिर गायब। कल एक बच्चा था और 3 बच्चे, कोई समझ नहीं आता, फिर आते नहीं कोई भी। थे तो 6, एक उसने भगा दिया, एक खुद नहीं आ रहा। लास्ट बैच में 9 बच्चे थे, क्लास में 2 आते थे, उससे पहले बैच में 30 बच्चे थे, क्लास में 5 आते थे। ये फिक्स है सीएमए का। आज की डेट में पूरे गुड़गांव में, आज की डेट में, हाँ वो था ना अमिताभ बच्चन, परंपरा प्रतिष्ठा मैं बता रहा हूं, अरे आज की डेट में पूरे गुड़गांव में सीए इंटर के अराउंड 150 बच्चे होंगे, 200 होंगे, सीएमए के 15 बच्चे पूरे गुड़गांव में। तुम्हें सोच के भरना पड़ता है एग्जाम फॉर्म,
साथ में नंबर आ जाए, इनका तो एक रूम है। तुम्हारे सेंटर बैठ जाने को रूम मिलता है एक, 15 बच्चे बैठ जाते हैं जनरल पेपर। इनके फाउंडेशन का पेपर सेंटर में हुआ, एक बच्चे अकाउंट्स में 64 मार्क्स लेके आया विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। धीरेन्द्र कितने थे? कितने थे? पास हो गया था अकाउंट्स के पेपर में बिना कैलकुलेटर चलाए। ये लो 9 बच्चे थे पूरे सेंटर में। इन सेंटर के बोलते, रूम बोल दो ना, ये बैठा दो 9 बच्चों को, दे देंगे पेपर। कितने थे बेटा? कितने? काफी कितने? काफी कितने? एक रूम में कितने बच्चे थे? 70 बच्चे सी में दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, और इंटर में पूछना मिले इनसे कितने बच्चे मिले थे पेपर देने के लिए? 8 बच्चे, 7 तो BCC के थे। कोई नहीं। अभी सेम CS में हुआ था, CS एग्जीक्यूटिव का पेपर देने के लिए लड़कियां यहाँ की, जिन्हें बोथ ग्रुप भरा था, उनका अलग सेंटर था, एक ग्रुप का अलग सेंटर था। बोथ ग्रुप में यहाँ के 13 बच्चे एक रूम में थे, मतलब 10 बच्चे एक रूम में थे, 3 बच्चे अलग रूम में थे। जिस रूम में 10 बच्चे थे वहां पे 2 बच्चे बाहर के थे, कोई बस 10 बच्चे BCC के, 2 बाहर के। अब ये चीटिंग कर रहे थे, तो दो बच्चों ने पूछ लिया कि हमें बता दो ना, तो आउटसाइडर है, बाहर बैठे। ऐसे पॉइंट मार के आए लोगों को ये लोग। क्या बोल रहे CS वालों को? क्यों? तेरा काटा किसी CS ने क्या? फिर मैम दोबारा बोलियो, दोबारा बोलियो। हाँ बहुत बुरा बताया कुछ यार। कोई नहीं, जब तू चला जाएगा ना, हम रोज चढ़ाने आएंगे तेरे मुंह पे। चलो आगे चलते हैं। क्लियर हो गया आपको वाला भी? AD क्लियर है आपको? आप चलते हैं AE। इसे अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट पहले रिवाइज कर लेते हैं, लगे तो खत्म हो जाएगा। 44 AE किसके लिए होता है? ओनली फॉर ट्रांसपोर्टर्स। सर ट्रांसपोर्टर है ट्रक वाले, ट्रक वाला एक बिजनेस है, तो जा सकता है AD के अंदर? ये ट्रक वाला बिजनेस ही तो है, जा सकता है AD के अंदर? नहीं, क्योंकि उसने मना कर दिया था कि AE वाला है तो वहां जाना, यहां मत आना। संस्कृति पॉइंट क्लियर? चलो क्वेश्चन छूट गया था ना, क्वेश्चन कर लेते हैं। रेजिडेंट इंडिविजुअल, टर्नओवर क्रॉस नहीं कर रहा 2 करोड़ का। अब देख लेते हैं। AY 25 24 25 25 26 26 27, टोटल टर्नओवर ऑल कैश 180 190 2 करोड़। कितना बन जाएगा? 8 8 5। यहां पे 5% देना चाहता है, क्या रह पाएगा? AD के अंदर नहीं रह पाएगा। अरे भाई साहब मैं बता रहा हूं, 3 साल है, 3 साल दे रखा डेटा। टर्नओवर 180 190 2 करोड़, सारा कैश का टर्नओवर है इसका। पहले साल इसने प्रॉफिट दिखा दिया 8% पे, फिर 8% पे, थर्ड ईयर कह रहा मैं दिखाऊंगा 5% पे। एडी क्या बोलेगा? बाहर जा भाई, यहां दिक्कत नहीं थी, यहां नहीं थी, यहां दिक्कत है, क्या कराना पड़ जाएगा? टैक्स ऑडिट। कितने साल तक? 5। बस यही क्वेश्चन। बुक्स बनाएगा तभी तो ऑडिट करवाएगा ना यार। हाँ, पर अगर प्रॉफिट 2.5 लाख से कम दिखा रहे हो तो सिर्फ बुक्स बनानी है, ऑडिट नहीं कराना। हम चलते हैं AE हमारा ट्रक वाला सेक्शन। इसके याद है टेक्निक? छोटू ट्रक मोटू ट्रक, 2 ट्रक हैं क्लास में, छोटू और मोटू। याद करने के लिए 2 ट्रक कौन से हैं? तान्या और रुचि। हाँ, तान्या और रुचि। रुचि है छोटू ट्रक, तान्या है मोटू ट्रक। उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे करेंगे। रुचि कौन है? छोटू ट्रक। तान्या कौन है? मोटू ट्रक। रुचि कौन है? मिसाल बोलो, रुचि कौन है? छोटू ट्रक। तान्या कौन है? मोटू ट्रक। रुचि कौन है? छोटू ट्रक। तान्या कौन है? मोटू ट्रक। छोटा ट्रक चाहे बंद खड़ा हो या चलता रहे, हर महीने अपने मालिक को कितने रुपए लाके देगा? 7,500 रुपए। खत्म। छोटा ट्रक चाहे खाली खड़ा हो, हर महीने अपने मालिक को कितना लाके देगा? 7,500 पर मंथ। मोटू ट्रक, अब देखो, छोटा इंसान कितना खाना खा लेगा? 1-2 रोटी। तान्या 100 रोटी खा सकती है, भूख लगे तो 200 खा सकती है। मोटे की कोई लिमिट नहीं होती, हाँ, वो कितना मर्जी खा सकता है। छोटे का फिक्स है कितना? 7,500। मोटे का फिक्स नहीं है। तो मोटू ट्रक जितने किलो का होगा उतनी इनकम दिखाएगा।
15,000 किलो का है 15,000 पर मंथ इनकम, 20,000 किलो का है 20,000 पर मंथ इनकम, 22,000 किलो का है 22,000 की इनकम, जितना किलो उतनी इनकम। समझ आया? छोटू ट्रक का वेट देखना है आपने? नहीं। फिक्स कितना कमा के देगा? 7,500। जैसे रुचि घर पे खाना खाने जाती है, छोटू है कि मोटू है? ये छोटू है, मम्मी को जितनी रोटी देनी लाके दे देती है, पकड़ खा ले, और मांगने पे भी नहीं मिलती। पर तान्या के ऐसे नहीं है, तान्या 6 मांगेगी 6 मिलेगा, 10 मांगेगी 10 मिलेगा। मोटे का फिक्स नहीं होता, छोटे का फिक्स होता है। दोबारा, छोटे ट्रक का वेट मैटर करता है क्या? नहीं। पर मंथ कितना है? 7,500। मोटे का? हाँ, जितना मोटा उतनी इनकम। कम मोटा कम इनकम, ज्यादा मोटा ज्यादा इनकम। सर ये छोटा मोटा का बाइफर्केशन क्या है? 12,000 किलो। अप टू 12,000 किलो है तो अब क्या हो? छोटू। अब क्या हो? छोटू। 12,000 ऊपर गए तो मोटू। अगर कोई ट्रक 12,000 किलो तक का है, उसकी इनकम फिक्स 7,500 पर मंथ। कोई ट्रक 13,000 किलो 14,000 किलो 15 किलो का है, उसकी इनकम जितने किलो का ट्रक उतनी पर मंथ की इनकम। सर ये बहुत ज्यादा बोल रहे हो, इतनी इनकम है ही नहीं हमारी। किसने बोला यहां पे आने को? प्रेजेंटिव में जाओ बनाओ पीएनएल अकाउंट, हम तो ऑप्शन दे रहे थे आपको यहां पे। पॉइंट समझ आया? वेरी इंपॉर्टेंट। सर मैंने एक छोटू ट्रक खरीद लिया अप्रैल में, पूरे 12 महीने ट्रक में खड़ा रहा गैराज के अंदर, मैंने चलाया ही नहीं ट्रक, तब भी इनकम, तब भी इनकम। 7,500 इंटू 12। सर गलत है, चलाया नहीं ट्रक, मत करना, बना बुक्स ऑफ अकाउंट। किसने बोला यहां पे आने को? पॉइंट समझ आया? ट्रक अगर आपके पास है तो इनकम मानी जाएगी, यहां पे नहीं माननी तो क्या जाओ बनाओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किसने मना किया आपको? पॉइंट समझ आया? आओ क्वेश्चन देखते हैं। कौन से पेज पे तो मुझे क्वेश्चन बैंक में एक बार, अगर लाइव क्वेश्चन बैंक तो। ध्यान तो मुझे मिल गया, छोड़ो। हाँ मिल गया मिल गया। चलो ये क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, ये कंडीशन, ये ऑप्शन सिर्फ उनके पास है जिनके पास एक साल में 10 ट्रक होते हैं। अगर आपके पास पूरे साल में किसी भी टाइम 10 से ज्यादा ट्रक हो गए, सेक्शन से बाहर हो जाओगे आप लोग। मतलब साल के शुरू में 6 ट्रक थे, 5 और खरीद लिए, कितने हो गए? 11। फिर 2 और बेच दिए, 9। पर एक बार 11 हो चुके हैं ना, बाहर। साल के पूरे टाइम कभी भी 10 से ऊपर ट्रक हुए, सेक्शन आपके लिए नहीं है। और देखो इसके पास 10 ट्रक है, ये दे रखा है वजन, कोई भी 10, कोई 10 टोटल 10 मिला के 10 होने चाहिए। पहले कितना वेट है? 7,500। छोटू की मोटू? छोटू। 9,000, 10,000, 12,000, 12,550। मोटू राउंड ऑफ करना है, हमेशा राउंड ऑफ करना है। कितना हो गया? 13। 15 2 25, 15 मतलब 15 भाई, नीचे नीचे। कितना हो गया? मोटू 17,000 मोटू, 20,000 मोटू, 22 मोटू, 25 मोटू। मान लो पूरे 12 महीने आपके पास हैं, कह रहा है अप्रैल में खरीद ले सारे ट्रक, तो छोटू में कर देंगे 7.5 इंटू 12, मोटू में वजन के अकॉर्डिंग इंटू 12। करो, ट्राई कर पा रहे हो? करो, हूं क्या कर रहे हो, ट्राई करो। राउंड ऑफ कर देना, 12 5 50 बन जाएगा 13,000, 15 2 25 बन जाएगा 15,000। मैं टोटल बता, टोटल कोई छोटे मोटे नहीं, टोटल थी, टोटल 1,42,000। देख लेते हैं पर एनम बता बेटा, पर एनम 12 से मल्टीप्लाई करो ना फिर। 17 लाख। अच्छा सही है, बाकी सारे कर लो एक बार। कृति हो रहा है आपसे? हो गया? रुचि कैलकुलेटर कहां तेरा? घर पे क्या कर रहा है वो?
कर लिया तो कैलकुलेटर का है मेरे को। हो गया सबका? किसका नहीं हुआ? संस्कृति बेटा नहीं आया? हो गया? पता है मेरे जब मैं था सीए इंटर में तो हमारा काउंसलर सर पूछते थे कौन कैलसी लेके नहीं आया। एक बच्चा नाम भी याद है, अंशुल यादव, डेली बोलता था सर मैं लेके नहीं आया। सर को लगता रात को पढ़ता होगा, नहीं रखा बैग में। सर ने बोला वेरी गुड, ये पढ़ता है ये पढ़ता है। लगातार 20 दिन हो गए लेके नहीं आया। मैंने पूछा भाई कितना पढ़ता है, कैलसी रख लिया कर। यादव, तब के लिए यादव स्ट्रेंज था। अब मैं कैसे बोलूं मेरे पे कैलसी है ही नो। मैंने कहा भाई ये सही है, सही। चलो ये ट्राई करो। 11 जुलाई को लिया है, 11 भूल जाओ, महीना कौन सा है? कितने महीने बाद लिया? मतलब अप्रैल में नहीं था, मई में नहीं था, जून में नहीं था, कितने? 9 महीने। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 सितंबर को लिया है, 20 भूल जाओ, सितंबर में ले लिया, अप्रैल में नहीं था, मई में नहीं था, जून में नहीं था, जुलाई नहीं था, अगस्त नहीं था, यानी कि 7 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। करो ट्राई। अजूम से पहले पढ़ना। हाँ तो भाई रोटी कैलसी है तेरे पास? घर पे क्या? कितना? 8775 गलत है बेटा, सही है। ज्यादा प्रोटीन खा लिया तूने, ज्यादा प्रोटीन खा लिया तूने। उसे खिला देवांशु को, बहुत जरूरत है उसको। तेरा कितना सिलेबस रहता है भाई परसों वहां पे? तेरा कितना सिलेबस रहता है? अब हम 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा और लॉ की स्टार्टिंग है अभी? बैच कब स्टार्ट हुआ था? अभी क्या है? मई के लिए? हाँ सीरियसली? 8,02,500 गलत है? आ गया आंसर? आ गया? कितने आंसर आया? बेटा 5 लाइट व्हीकल्स हैं, यानी 7,500 इंटू 5 इंटू 7 मंथ्स। आपका आ गया एकता? तेरे एक दिन में रिकॉर्ड करूंगा क्वेश्चंस, तेरे क्वेश्चंस। पता है लकीरा कैसे कर रहा है? हाथ में कैलसी बुक कैसे कर रहा है? हो गया? नहीं हुआ? करा करा हो गया? करा इसको। हाँ आकाश नहीं आंसर आया? राहुल आपका आ गया बेटा? हो गया? एक बार में आ गया था? क्या तैने गलती कर दी कोई? आपको डेट इग्नोर करनी है, मंथ पूरा लेना है। चाहे 31 मई को भी लिया हो, हम मानेंगे पूरा मई इनकम जोड़ देंगे। नाइंसाफी लग रही है तो जाओ नॉर्मल उसके अंदर, किसने मना किया? आप लखू हुआ नहीं हुआ क्या? हाँ या ना? पक्का? चलो अगला ट्राई करो। चलो अरे देखो इसमें एक और पॉइंट है। कितने आपकी इनकम आ रही है? 8,02,500। ये कह रहा है मैं दिखाना चाहता हूं 6 लाख का प्रॉफिट। कम दिखाना चाहता है, क्या कराना पड़ जाएगा? टैक्स ऑडिट। ठीक, यानी बाहर जा सकता है, बाहर जा सकता है, क्या कराना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट। सिर्फ उस साल, 5 साल का पॉइंट यहां भी नहीं है, वो सिर्फ कहां पे था? एडी में। चलो अगला करो जल्दी से। 44 ए ना पहले काफी इंपॉर्टेंट था, फिर लगातार 5 अटेम्प्ट से पूछा नहीं एग्जाम में, तो चांस से पूछ सकते हैं आपसे बेटा। हम इनकम टैक्स में डेफिनेशन कब से लगाते हैं? डेट ऑफ परचेज से, पुट टू यूज से?
पर ये प्रिजम्पटिव है, यहाँ पे पुट टू यूज नहीं, यहाँ पे परचेज देखना है। यानी कि अगर पुट टू यूज कराया ना कभी और, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नॉर्मल, ये सेक्शन 32 नहीं है, ये 44A ही है। यहाँ पे परचेज देखना है, पुट टू यूज नहीं देखना है आपको। सर 682,506 6,82,500 एकदम सही है वासु जी, वेरी गुड वासु। अबे आ गया। छह 82,500 आ गया। नहीं है तेरा? 6,82,500 कितना आ रहा है? 8 गलत है। 682 आ गया ना? आ गया? संस्कृति नहीं आया? एकता जी कर रहे हो? कर रहे हो। क्या ये लो मैच करो। क्या गलती की थी? मैच कर। क्या गलती की थी? वो मैंने ना 15,000 से दोनों को मिला के आपका आ गया था कृति? सत्यजीत आ गया था आंसर? हर्षिता क्या गलती की है? अच्छा जिज्ञासा आपका आ गया था? खुशबू आ गया था? अच्छा आ गया था। बाकी मैच हो रहे हैं सारे। श्रेयरी कर सकता हूँ आगे? निहाल आ गया आंसर? अक्षु चल आप सुनो ध्यान से। इस इंसान का पहले ये कैसे ले लेते हैं? सेकंड वाला क्वेश्चन, इस सेकंड क्वेश्चन में आपका आंसर आया था 8,02,500। ये गवर्नमेंट से कह रहा है ध्यान से, मेरे कुछ खर्चे हुए हैं, मैंने सैलरी वैलरी पे करी है ट्रांसपोर्टर्स को अपने, मैनेज कर सकता हूँ? नहीं। पर ध्यान सुनना, अगर ये पार्टनरशिप फर्म खोल ले, पार्टनरशिप फर्म जैसे सेक्शन 40B रखता है, उसमें आप पार्टनर्स को सैलरी और इंटरेस्ट पे कर सकते हो एक लिमिट तक। इंटरेस्ट होता है 12% तक और सैलरी होती है अप टू द बुक प्रॉफिट्स की लिमिट होती है, जो अप टू 3 लाख का नहीं, हाँ 3 लाख का 90%, उसके ऊपर 60%। 90 होता है बेटा। हाँ हाँ 3 लाख का तो 90 270 ही हो गया, ऊपर 60% ये लेते हैं। तो अगर आपका ट्रक की फर्म है तो आप दो खर्चे माइनस कर सकते हो। ये खर्चे हैं सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स एज पर द लिमिट ऑफ 40B। ये स्पेशल पॉइंट है यहां पे, यानी ये प्रिजम्पटिव वाला आपको दो खर्चे अलाउ कर रहा है। तो दो खर्चे कौन से हैं? 40B वाले, सैलरी और इंटरेस्ट। सैलरी टू एम्प्लॉइज नहीं, सैलरी टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। 44AD ADA में नहीं था, ये खाली AE में है। ट्रक वालों को अलग से पॉइंट दे रखा है हम लोगों ने बस एक, कि ये प्रिजम्पटिव में जाने के बाद भी खर्चे दिखा सकते हैं, पर सिर्फ दो खर्चे, सैलरी पेड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स एज पर द लिमिट ऑफ 40B। ये पॉइंट समझ आया अच्छे से? हाँ ठीक है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। ए हो गया, ए में अमेंडमेंट नहीं थी आपके कोई। अच्छा अब चलते हैं AB। AB याद है? अब होगा टैक्स ऑडिट, इसमें अमेंडमेंट है। देखो अभी तक हमने देखा टैक्स ऑडिट कब होता है? AD से बाहर जाना है तो होगा, ADA से बाहर जाना है तो होगा, AE से बाहर जाना है तो होगा, यानी वहां तो होगा ही। अब एक आम इंसान की बात करते हैं, वो ना AD में है, ना ADA में, ना AE में। आम इंसान हमारी तरह बिजनेस कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के बिजनेस कर रहा है। तो वहां गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब बिजनेस वाले हो या प्रोफेशन वाले हो? मैंने कहा प्रोफेशन वाला हूं। तो अगर आपका टर्नओवर 50 लाख को क्रॉस कर गया तो क्या कराना पड़ेगा? टैक्स ऑडिट। मैंने बोला यहां पे 70 लाख की लिमिट नहीं है, यहां कोई लिमिट नहीं है,
सीधा 50 लाख क्रॉस कर गया, करना पड़ेगा टैक्स ऑडिट। बिजनेस में हो जी में, अच्छा मैं देखना हुई तो नहीं अमेंडमेंट कुछ, वैसे मेरे ख्याल से हुई नहीं है, मैं देख लेता हूँ एक बार। टैक्स ऑडिट 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़ नहीं हुई है, 50 लाख की अभी भी, ठीक है, यहाँ नहीं हुई अमेंडमेंट। अबे बिजनेस तो हुई है, क्या होगा इधर को, हाँ बिजनेस में अमेंडमेंट है। बिजनेस वालों को बोला गया था आपका टर्नओवर 1 करोड़ तक है, आपको नहीं कराना टैक्स ऑडिट। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर गया तो 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, या तो एडी के अंदर चले जाओ, वो बचा लेगा आपको, पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं तो क्या कराना पड़ेगा आपको, टैक्स ऑडिट। फिर गवर्नमेंट ने लड्डू दिया, गवर्नमेंट ने बोला हम ये 1 करोड़ की लिमिट को ना 10 करोड़ कर देंगे, यानी 10 करोड़ के टर्नओवर तक मत कराओ टैक्स ऑडिट, सिर्फ बुक्स बना लो। 2 कंडीशन है, एक नहीं 2 कंडीशन। जितना पैसा आ रहा है 95% ऑनलाइन लो, जितना पैसा खर्च कर रहे हो 95% ऑनलाइन खर्च करो। दोनों पॉइंट पूरे कर दोगे, हम आपका टैक्स ऑडिट 10 करोड़ तक नहीं कराएंगे, बस बुक्स बना लो। पर अगर आपका सेल्स 95% से कम ऑनलाइन आ गई, या फिर आपके 95% से कम एक्सपेंस ऑनलाइन हुआ, मतलब ज्यादा कैश में हो गया, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा 1 करोड़ सेल्स क्रॉस कराते ही। समझ आई अमेंडमेंट? देखो दोबारा बता रहा हूं, लिख के बताऊंगा ना, देखो 44AB अब होगा टैक्स ऑडिट। पहली बात तो प्रेजेंटिव भूल जाओ, अभी प्रेजेंटिव की लिमिट्स में कब होता है टैक्स ऑडिट देख चुके हम लोग। मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल इंसान जो बुक्स बनाना चाहता है। प्रोफेशन का तो सिंपल है जी, टर्नओवर मोर देन 50 लाख कराना ही पड़ेगा बिजनेस टैक्स ऑडिट, बाहर करते हैं। हम चलते हैं बिजनेस पे। बिजनेस ने क्या बोला, पहला केस टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, नो टैक्स ऑडिट, जरूरत ही नहीं कराने किसको, तो पॉइंट समझ आया। केस नंबर 3 लिखता हूं पहले यहां पे 3, केस नंबर 3 टर्नओवर मोर देन 10 करोड़, ऑलवेज टैक्स ऑडिट, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी सारा दिक्कत कहां पे है, 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक। अगर आपका टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ लेस देन इक्वल टू 10 करोड़, यहां पे क्या बोला, एटलीस्ट 95% जो पैसा इनकमिंग है वो होना चाहिए ऑनलाइन, एंड 95% पैसा आउटगोइंग है वो भी कैसा होना चाहिए, ऑनलाइन, तो नहीं कराना टैक्स ऑडिट। इसमें आएगा इफ यस नो टैक्स ऑडिट, अगर ये वायलेट कर दिया यानी कि नो, देन टैक्स ऑडिट। ये अमेंडमेंट हुई है यहां पे, मैंने क्लास में कराई भी थी आपको, रिपीट कर रहा हूं एक बार। यानी अमेंडमेंट कब लगती है, ना 1 करोड़ से कम ना 10 करोड़ से ज्यादा, ये बीच में लगती है अमेंडमेंट। समझ आई हो जाती है, लिख लो ये। इसके क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी। चलो आगे, लिख लिया तो। संस्कृति समझ आ रहे थे पढ़ रहे हैं पक्का? एकता समझ आ रहा है आपको बेटा? कृति याद समझ आ रहा है? सत्यजीत? चलो क्वेश्चन के ऊपर। पता है इस बार में आपका फायदा है, अमेंडमेंट्स अच्छे से कवर कर लो, और नया सिलेबस है जो आपके मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस हैं और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो कर लो, और स्कैनर कर लो, आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। नया है ना आपका अटेम्प्ट, तो वो क्वेश्चन वहीं से देंगे, देखना। सिंपल, सही बता रहा हूँ, फायदा ऐसा होता है। पूरा मॉड्यूल नहीं पढ़ना, इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस,
पास्ट ईयर पेपर जो बताऊंगा कराऊंगा आपको मैं, और आरटीपी कर लो, मॉक कर लो, पेपर यहीं से आने वाला है आपका, बाहर से नहीं बनाए क्वेश्चन वो लोग। अगर पूरा भी नहीं तो कम से कम 70 होता है ना, 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव, 70 में से 45 का यहीं से मिलेगा आपका, एज इट इज उठ के आ जाएगा। कितना सही तरीका पास होने का, वही करे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे आपको एज इट इज। पास होना ईजी है, छोड़ना में क्वेश्चन को, वो नहीं समझ आता रट लो यार, 10 में से एक रटना होगा, रटना मार खत्म कर देना, अगर आपको लग रहा नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ पा रहे हो तो। तरीका पास होने का भाई है। खैर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, पहला कॉलम केस नंबर होंगे यहाँ पे, सेकंड में कितना सेल या परचेज किया है आपने, थर्ड में जो सेल परचेज किया वो कैश में कितना था, फोर्थ में अदर देन कैश कितना है, फिफ्थ उसका हो गया टोटल। जरा बनाना कॉलम, पेज को ऐसे लेना, पेज को ऐसे कर लो, मतलब हॉरिजॉन्टल कर लो, हाँ, और सारे कॉलम बनाओ जल्दी से, जल्दी हेडिंग, जल्दी रिकॉर्डिंग, नया पेज हॉरिजॉन्टल, जल्दी हेडिंग्स। पेज ही नहीं तेरे पास, बना लिया। डन। मुझे बताओ, जो ये परसेंटेज कैश वगैरह लगाते हैं, अगर टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो जरूरत है करने की क्या काम हमको, ये नहीं काम। टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो जरूरत है करने की नहीं, क्योंकि 1 करोड़ से कम होगा नहीं, 10 से ऊपर होगा ही होगा। यानी लिमिट्स कब लगानी है, जब आपका टर्नओवर 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में। ठीक है जी, पहला केस देखते हैं। पहले केस में देखो, सेल्स की बात कर रहा हूं पहले, पहला कॉलम कैश सेल्स का है, कैश सेल्स कितनी हुई है 1 लाख, और ऑनलाइन सेल्स 89 लाख, तो टोटल कितनी सेल्स हो गई आपकी 90 लाख। 1 करोड़ से कम है ना, जरूरत है पूरा क्वेश्चन लिखने की नहीं, होगा नहीं टैक्स ऑडिट, क्यों, सेल्स आर लेस देन 1 करोड़, खत्म काम, जरूरत क्यों सॉल्व करने की पूरी आपको, ये समझ आया सबको क्या बोला मैंने। अगला देखते हैं, पहले देखो सेकंड में सेल्स कितनी है 25 लाख, ऑनलाइन सेल्स 125 हो गई 1.5 करोड़। अब पढ़ना पड़ेगा, अब उतारो जरा क्वेश्चन, उतारो एक बार, खाली इतना करना, खाली खाली का पहले 3 कॉलम, बस खाली पहले 3 कॉलम उतारना, बाकी खुद करेंगे हम लोग, बाकी खाली 3 कॉलम उतारो, कैश सेल कितनी है, ऑनलाइन सेल कितनी है, कैश परचेज कितनी है, ऑनलाइन परचेज कितनी है, बस ये उतारो एक बार। लिख लिया, 25 लाख 125 0 और 125, इतना लेकर रुक जाना एक बार। तो टोटल सेल कितनी हो गई आपकी 1.5 करोड़, और टोटल परचेज कितने हो गए आपके 1 करोड़ 25 लाख, लिख लिया इतना, डन। अब मुझे बताओ, कैश सेल्स जो 25 लाख है वो टोटल सेल्स 1.5 करोड़ का कितना परसेंट है, कैसे निकालोगे, 25 लाख डिवाइड बाय 1.5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100, बताओ कितने परसेंट आ रहा है, कर लो 16.6%। क्या ये 5% की लिमिट क्रॉस कर चुका है, क्रॉस कर गया तो मैं अब अगर परचेज ना भी निकालू फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में एंड था, क्रॉस कर चुका है, यानी इसका टैक्स ऑडिट होना था 1 करोड़ से ऊपर। इसकी सेल्स है कितनी टोटल 1.5 करोड़, होगा टैक्स ऑडिट, होगा टैक्स ऑडिट होगा, यानी कि टैक्स ऑडिट पे हो गया एप्लीकेबल। किसको समझ नहीं आया क्वेश्चन में जवाब बताइए। हाँ वासु, क्या समझ नहीं आया बता बेटा। मतलब कि इसमें जो सेल है, हम्म, सेल 1 करोड़ से इंक्रीज नहीं हुई, इसी वजह से टैक्स ऑडिट नहीं हुआ। हाँ हाँ, सेकंड क्लियर है वासु, हाँ हाँ सेकंड सबको क्लियर है कृति,
पक्का संस्कृति जी, एकता, सत्यजीत, पक्का ना? चलो थर्ड ट्राई करो एक बार। मैं खाली दिखा रहा हूँ 3 कॉलम्स, बस 3 कॉलम बोलो, बस बनाओ इसके आगे पूरी इसके आगे पूरा बनाओ स्टेटमेंट एक बार, बताओ टैक्स रेट होगा नहीं होगा। होगा किस वजह से? कैश सेल्स, कैश परचेज, परचेज कितनी आ रही है? 28%। क्रॉस कर गई 5 को। देखो जस्ट बिकॉज कैश या सेल की परसेंटेज कैश वाली क्रॉस कर जाएगी नहीं होगा, उसकी लिमिट 1 करोड़ पे आ जाएगी, पर इसका टर्नओवर है कितना? 4 करोड़ का, तो होगा इसका टैक्स ऑडिट। समझ आ रहा है सत्यजीत? संस्कृति, एकता, कृति नहीं हुआ क्या आपका? कल लखू लखेरा, लक्ष्य हो गया? नहीं हुआ कृति आपका? लक्ष्य हो गया आपका बेटा? खुद किया? अगला ट्राई करें। संस्कृति हो गया ना आपके? एकता जी हो गया? नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, ये लो फोर्थ करो ट्राई। होगा? राहुल हो गया आपके वाला? जो आप यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हो ना, ये आपका बड़े क्वेश्चन बन जाएगा वर्किंग नोट, कि ऐसे दिखाना है हमको प्रेजेंट करके। ये वर्किंग नोट ही कर रहे हो तेरे से आप। क्लियर है एकता जी? कृति हो रहा है आपसे? अब नेक्स्ट करो चलो। नहीं हुआ सर। देखते हैं आंसू। नहीं नहीं होगा? नहीं हुआ। एक का फोर पर दो यानी दोनों 5 से कम आ रहे परसेंटेज, तो नहीं होगा टैक्स ऑडिट, क्योंकि अब इसकी लिमिट हो चुकी है 10 करोड़ की, और है कितना टर्नओवर इसका? 4 करोड़ 75 लाख, यानी नहीं होगा टैक्स ऑडिट इसका। तन्वी हो गया? पूजा, कृति वो आपसे ही बैठा वाला? चलो आगे नेक्स्ट। अब इससे फर्क नहीं पड़ता मिसलेनियस क्या है, हमें तो टोटल चेक करना है। मैंने कहा ना इनकमिंग होना, इनकमिंग देखना है आपको। इनकमिंग चाहे सेल्स चाहे कैसे भी है, क्या फर्क पड़ता है? होगा टैक्स ऑडिट?
होगा, क्योंकि 25 लाख डिवाइड बाय 1.5 करोड़ 16% आसपास आ जाएगा। हाँ होगा, देख लिया। अब तुम बताता हूँ एक चीज, इतना लिखो एक बार। लिखा आपने ये? अब सुनो बात ये, मुझे बताओ अगर मैं इसे काट के कर दूं 90 लाख, टैक्स रेट होगा नहीं होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा। क्यों? यहां पे इसका टैक्स रेट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे वर्ड ग्रॉस रिसीट नहीं है, टर्नओवर है। ये आपकी अदर इनकम है, टर्नओवर थोड़ी ना है आपका। ये टर्नओवर आपका 90 लाख ही है, तो नहीं होगा टैक्स रेट आपका। परसेंटेज देखते हुए आपको टोटल देखना है, पर 1 करोड़ की लिमिट लगानी है टर्नओवर पे। ये बात ध्यान रखना। पॉइंट समझ आया आपको? परसेंटेज देखते हुए टोटल, पर 1 करोड़ की लिमिट टर्नओवर पे। यहां कितना टर्नओवर है? 90 लाख, नहीं होगा टैक्स रेट। चलो अगला ट्राई करो। ये छोटा सा में तो कर लोगे आप। यहां पे आ जाओ, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। ये 18 करोड़ है, 16 करोड़ है। सर होगा ही, 10 करोड़ क्रॉस कर गया, होगा ही होगा। बुक में शायद गलत होगा, ठीक करना पड़ेगा। हाँ बुक में ये 5 करोड़ ना, इसे काट के 10 कहना पड़ेगा। 10 हो चुका है लिमिट। अब पहले लिमिट 5 की थी, लिमिट 10 की। खत्म। ए बी समझ आ गया? हमने पता है चैप्टर का पूरा एक पार्ट खत्म कर लिया। डबल ए बी ए डी ए डी ए ई, ये चैप्टर का 1/3 हिस्सा है। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। कैसे बनते हैं? एक क्वेश्चन तो आता है चैप्टर के स्टार्टिंग का, सेक्शन 37, वो 40 ए की सीरीज, पेमेंट टू रिलेटिव्स, कैश पेमेंट्स वाली, ठीक है। ये मोस्टली जाता है आपके टोटल इनकम के अंदर एडजस्टमेंट्स। फिर एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है आपका डेप्रिसिएशन से। उसमें क्या आ सकता है? डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब्ड या फिर एडिशनल, वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। फिर एक पार्ट आता है सेक्शन का जिसमें 35 सीरीज, सेक्शन 35 आता है, 35 एडी आता है, या फिर आपका आ जाएगा 43 बी सीरीज, और लास्ट है आपका ये वाली सीरीज 44 ए बी। हमारा क्या रहता है चैप्टर के अंदर? 35 सीरीज, 35 एडी, 43 बी, वो रहता है। बाकी हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो देखा जाए ना, पीजीपी बहुत बड़ा नहीं है, पार्ट्स में है पीजीपी। स्टार्टिंग इजी है, 37, 48 टू 43। डेप्रिसिएशन है डिफिकल्ट, तुमको इजी लगता होगा, तो मैं बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं उसके। एंड हमने निपटाई लिया। बचा क्या है? 35 तो टुच्चा सा हो गया है। साइंटिफिक रिसर्च, जितना टेंशन करोगे सारा हो गया खत्म। एडी में लिस्ट याद करनी है, 43 भी पढ़ना है हमको एक। तो देखो, अगर ध्यान से देखो, पीजीपी देखने में डरावना है नहीं डरावना? पार्ट में करोगे तो इजी है पीजीपी, और फ्री के नंबर है पीजीपी के आपके। चलो आगे चलते हैं, अमेंडमेंट देखते हैं। आओ चलो देखो भाई, ये मैंने आपको सेक्शन 37 में बताया था एक पॉइंट। जब हम मेन बैच में सेक्शन 37 पढ़ रहे थे, मैंने एग्जांपल लिया था कि कोई खर्चा लॉफुल होना चाहिए, ऑफेंस नहीं होना चाहिए, पेनल्टी नहीं होना चाहिए, वो अलाउ कर देंगे। इसमें मैंने एक रूल लिया था, याद है? किसी को मसाज कराने थाईलैंड भेजा था क्लाइंट को हम लोगों ने। मैंने कहा था आपने अपने क्लाइंट को बिजनेस प्रमोशन के नाम पे थाईलैंड भेज दिया। थाईलैंड भेज सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वहां उसने मसाज कराई, और आपने कहां डेबिट कर दिया? पीएनएल में एज अ बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस। अलाउड डिसअलाउड? सर वहां के लॉ में तो अलाउड है, पर हमारे लॉ में नहीं अलाउड है, इसलिए डिसअलाउड। यानी जो लॉ की बात कर रहा हूं, इसमें दो चीज देखनी है, क्या इंडिया का लॉ अलाउ कर रहा है, या फिर जहां पे वो खर्चा हो रहा है वहां का लॉ अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा। दोनों हमको देखने हैं। वो चीज पता है आपको? मैं कंट्री नाम नहीं लूंगा, कुछ कंट्रीज में लड़कियों को फोन खरीदना बैन है, वहां आप फोन नहीं खरीद सकते, फोन खरीदा बैन है वो। हाँ बैन है। साउथ कोरिया में या नॉर्थ कोरिया में नेट नहीं चलता, नेट अलाउड नहीं है, तो वहां पे नेट का एक्सपेंस क्या हो गया? डिसअलाउड। यहां पे क्या है? अलाउड। यानी आपको दोनों जगह खर्चा देखना है, जो खर्चा जहां पे हो रहा है क्या वहां अलाउड है, प्लस यहां पे अलाउड है। एक भी जगह अलाउड नहीं है तो डिसअलाउ मारना है आपको। क्लियर पॉइंट आपको? वाला इतना खास नहीं था। इसमें और अमेंडमेंट, ये तो वही है, ये तो वही हो गया। इस पे भी आता हूं, इस पे भी आ रहा हूं। इसके अलावा और कौन सी अमेंडमेंट हुई है? हाँ, ए बी हमने कर लिया अमेंडमेंट, ए डी हमने कर लिया,
ADA हमने कर लिया है ना, ये हम कर चुके अमेंडमेंट्स। 35D याद है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसमें दो चीजें थी, खर्चा कौन क्लेम कर रहा है, इंडियन कंपनी या अदर देन कंपनी। इसमें हम क्या करते थे, जो एक्चुअल खर्चे होते थे उसका टोटल कंपेयर करते थे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के 5% से, विच एवर इज लोअर का हम क्लेम करते थे, 35D क्लेम करते थे 5 सालों के अंदर। आपको याद आया? नहीं आया? मैं दिखाता हूं, देखो 35D देखो, बिजनेस शुरू करने से पहले का खर्चा। बिजनेस शुरू करने से पहले कौन कौन से खर्चे होते हैं आपके, आप स्टडी कराते हो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, मार्केट सर्वे कराते हो, इंजीनियर बुला के देखते हो मशीन कौन सी लगानी है, कंपनी है तो MOU प्रिंट होता है आपका, आपको कौन सा लॉ लग रहा है उसकी लीगल फीस लगती है आपकी, या कोई भी और ऐसा खर्चा। ये सारे खर्चे बिजनेस शुरू होने से पहले के होते हैं। बिजनेस जिस दिन शुरू हुआ, मान लो प्रीवियस ईयर 23-24 में बिजनेस स्टार्ट हो गया, पहली बार P&L अकाउंट बन रहा होगा 23-24 में, तो ये सारे खर्चे तो पहले हुए थे। अब मैं गवर्नमेंट से कहता हूं वो खर्चे क्लेम कर लूं मैं, गवर्नमेंट कहती है कर लो, पर वो खर्चे क्लेम करने की एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है, जितना आपने पहले खर्चा किया वो, या फिर आपके कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब आपके फिक्स्ड एसेट्स उसका 5%। दोबारा, जितना आपने पहले खर्चा किया वो, पहले खर्चे में क्या क्या कवर होगा, सिर्फ जो हमने पढ़े अभी, फिजिबिलिटी स्टडी, मार्केट स्टडी, प्रोजेक्ट सर्वे, इंजीनियर खर्चा, लॉयर खर्चा, MOA। इसके अलावा आपने खरीदे रॉ मटेरियल्स? नहीं। आपने सैलरी पे करी? नहीं। आपने बिल्डिंग खरीदी? नहीं। सिर्फ कौन से लेने हैं, यही खर्चे जो लिस्ट में थे। इन खर्चों का टोटल कंपेयर करो अपने साल की बैलेंस शीट में जो एसेट्स आ रहे हैं उसके 5% से, दोनों में जो छोटा होगा उतने खर्चे आपको अलाउ कर देंगे हम लोग। मान लो पहले जो आपने खर्चे करे उसका टोटल आ गया 1 करोड़, आपकी बैलेंस शीट जब बनी, आपके फिक्स्ड एसेट्स बैलेंस शीट में है मान लो 40 करोड़, 40 करोड़ का निकालो 5% कितना होता है, 2 करोड़। तो गवर्नमेंट ने आपको लिमिट दे दी 2 करोड़ तक के आप वो खर्चे क्लेम कर सकते हो। पर है कितने खर्चे मेरे, 1 करोड़। कितना क्लेम करूंगा, 1 करोड़, पर 1 साल में नहीं 5 सालों में, यानी 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख। समझ आया? यही अगर मेरे एसेट्स 4 करोड़ के होते तो कितना क्लेम कर पाता मैं, 20 लाख। अब मैं गवर्नमेंट से कह रहा हूं करे तो 1 करोड़ थे ना जी, कितना मिलेगा 20 लाख, पर कैसे 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख। समझ आ गया आपको ये? यानी क्या करना है, पहले के वो 6 खर्चों का टोटल कंपेयर करना है आपके कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के 5% से, यानी COP क्या होता है, फिक्स एसेट्स, विच एवर इज लोअर, उतना क्लेम कर सकते हो 5 सालों में। पॉइंट समझ आ गया आपको? एक था पीछे, अगर इंडियन कंपनी है तो उनके लिए बोला आप एक काम करो, कैपिटल एम्प्लॉयड या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कैप एम्प्लॉयड क्या हो गया, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, उसका टोटल कंपेयर करो अपने फिक्स एसेट से यानी COP से, जो दोनों में ज्यादा हो उसका 5% लेना। ठीक है, कैप एम्प्लॉयड या फिर COP विच एवर इज हायर, उसका लेना 5%। किससे कंपेयर करना, पुराने खर्चों से, जो छोटा होगा वो क्लेम कर लेना। कितने सालों में, 5। क्वेश्चन कराता हूं। हाँ भाई, तो अमेंडमेंट है सेक्शन में, देखो XYZ कंपनी है तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा इनके लिए, COP और CE विच एवर इज हायर उसका 5%। और देखते हैं, पहले हम पुराने खर्चे देख रहे हैं, आप बताना कौन से खर्चे उन लिस्ट में आते हैं या नहीं आते। जो आते हैं वही लेंगे, कैलकुलेटर रखना अपने हाथ में, कैलकुलेटर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस आएगा, लिख लो, ऐड करते चलो, 17,600। प्रिंटिंग खर्चा MOA का आएगा, ऐड कर लो। लीगल चार्जेस आएंगे अंडरराइटिंग आएगा। प्रोस्पेक्टस का एडवर्टाइजमेंट आएगा। अगर एक प्रोस्पेक्टस ना लिखा होता तो ऐड नहीं आता, प्रोस्पेक्टस का ऐड आएगा। रिफंड करना पड़ गया और सब्सक्रिप्शन शेयर का खर्चा है, आएगा। आ रहे खर्चे सारे? अच्छा, फीजिबिलिटी रिपोर्ट आएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगा। अब अगला, अभी ऐड मत करना, अगला सुनो ध्यान से। आपने क्या कराया, मार्केट सर्वे, पर ऐसे इंसान ने करा लिया जो अप्रूव्ड नहीं था, तो आएगा क्या, तो नहीं आएगा। लीगल चार्जेस आएगा। इंजीनियरिंग खर्चा
आएगा। मशीनरी की कॉस्ट ये नहीं आएगी, ये तो कैपिटल एसेट है भाई आपका, इसका डेप्थ क्लेम करना आराम से जाके। कितना आ गया टोटल? 9,27,500। कहीं नोट कर लो कॉपियों के भी कि मेरे खर्चे एक्चुअल कितने हुए हैं, 9,27,500। कौन सा बेटा? ये वाला जिससे कराया इंसान अप्रूव नहीं है यार, गवर्नमेंट जानती नहीं उसको यार, तो लो क्यों करेगी हमको? ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां 2 साल दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर 22, 23, 23, 24, तुम्हारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? तुम इससे क्या मतलब? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यानी कि सीओपी 9601,850 याद रखना। कैपिटल में क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, इन तीनों का बताओ टोटल कितना बनता है? 92 लाख के आसपास। तो ज्यादा क्या है, सिर्फ संस्कृति बताएगी, सीओपी ज्यादा है, सीई ज्यादा है? सीओपी ज्यादा है, उसका निकालो 5%। सीओपी का 5%, 9601,850 का 5%, 4,92,092, 480092, ये आ रहा है 5%। तुम्हारा एक्चुअल खर्चे कितने हुए थे? 9 लाख के आसपास। कौन सा लेंगे? ये वाला, विच एवर इज लोअर। ये कितने सालों में क्लेम करेंगे? 5 सालों में। तो हमारे साल में कितना मिल जाएगा? डिवाइड बाय 5 कर दो, कितना आ गया? 96,018। खत्म। समझ आ गया ना? सिंपल रेडी। अमेंडमेंट किया सुनो बेकार अमेंडमेंट बात। अमेंडमेंट है कि जो तुमने पुराने खर्चे बोले ना, वो ऐसे नहीं मानेंगे। किसी इंसान सीए के पास जाना, उसे बोलना स्टेटमेंट बना के दे, वेरीफाई कर दे कि हाँ भाई खर्चे हुए थे, बस ये अमेंडमेंट है। अब होते हैं ना, बस ये बोले लिखवा के लाना, बस खत्म, ये अमेंडमेंट है। हाँ नहीं, बस अमेंडमेंट है कि आपको नोट डालना है कि खर्चे हमने सर्टिफिकेट लेके आए हैं कि खर्चे सही से खर्चे थे, खत्म। सीए नहीं बोला तो सीएस भी कर सकता है, सीएम भी कर सकता है। हाँ। समझते अमेंडमेंट? देखो, जो अमेंडमेंट आज तक होती होगी रियल में, बस उसको लिख दिया गया। किसी टेढ़े मेढ़े इंसान खुशहाल जैसे ने बोल दिया होगा, क्यों ले क्यों सर्टिफिकेट, किसने बोला है लाने को? तो आंटी ने बोला, हमने बोला है, लॉ ने लिख दिया। समझ आ गया मैम आपको अमेंडमेंट? क्या लेके आना आपको? एक सर्टिफिकेट, खत्म। ध्यान से बेटा, हर खर्चे का नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। किसका चाहिए? रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियर, एमओए का सर्टिफिकेट क्या करोगे लाके? वो खुद सर्टिफिकेट है। प्रोस्पेक्टस खुद सर्टिफिकेट है। अंडरराइटर खुद एक प्रोफेशनल इंसान है। यानी इन चारों का चाहिए आपको सर्टिफिकेट, क्योंकि यही तो कोई अप्रूव्ड इंसान करेगा। अब तो क्वेश्चन तो वासु का, सर अनअप्रूव्ड से कराया, उसका मिलेगा नहीं सर्टिफिकेट आपको, तो वो नहीं क्लेम कर सकते आप। पॉइंट समझ आ गया आपको ये? ठीक है, खत्म अमेंडमेंट। अब चलते हैं अमेंडमेंट जो हुई है 43B। पहले याद कराता हूं 43B क्या होता है। किसी को याद है 43B क्या था? वाओ, कितना अच्छा रिस्पॉन्स है। बता दे फिर क्या था। देखो सुनो, पहले रिवाइज करते हैं 43B। सुनो, हम इनकम टैक्स में कौन सा बेस फॉलो करते हैं जनरली? कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस? इनकम टैक्स में क्या फॉलो करते होंगे? अक्रूवल बेस, कैश बेस? ऐसा गंदा मुंह बना रही जिज्ञासा यार तू। क्या फॉलो करते हैं? अक्रूवल बेसिस। क्या अगर मैंने तुम्हें सामान बेचा उधार पे, तो क्या मैं सेल रिकॉर्ड नहीं करूंगा? हम कौन सा फॉलो करते हैं? अक्रूवल बेसिस। यानी मैंने पीयूष सर को सैलरी पे नहीं करी, बस डेबिट कर दिया, मैं अक्रूवल दे दूंगा, खर्चा क्लेम कर सकता हूं। नहीं दिया तो वो मुझे मारेगा कि ये होगा, बस मैं खर्चा क्लेम कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पीयूष मारी मत भाई, दे दूंगा सैलरी, एडवांस में देता हूं सर, हमेशा फिक्स है मेरा। अगर मार्च शुरू होने वाला है, फरवरी एंड में उसको मैं मार्च सैलरी देता हूं, पहले एडवांस में सीधा। हाँ हाँ हाँ, एडिटिंग वही तो करता है। हाँ हाँ, क्या बोल रही है?
आपकी वीडियो में कुछ खास नहीं है। एडिट नहीं होता हाँ तो उसे करना होता है, करता कुछ नहीं है वो। मैं पूछता हूँ ये लाइन काट दी, हाँ हाँ काट दी, 6 महीने बाद देखता हूँ कहाँ काटी हुई थी। और ठीक भी है, पता है मुझे पहले मैं सोचता था स्टार्टिंग बैच में बहुत होता था, जो जोक किया जो काट दिया, मैंने कहा पढ़े रहने दो, किसी बहाने मन लगा रहेगा बच्चों का जो देख रहे हैं वीडियोस, क्या करना है काट के। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, तो 43B इन जनरल जो भी खर्चे आप अक्रूवल बेस पे दिखाते हो वो आपको अलाउ हो जाते हैं। यानी आपने बोला सैलरी आउटस्टैंडिंग हम मान लेंगे पे कर दिया, बिल आउटस्टैंडिंग मान लेंगे पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 43B क्या बोलता है, ये कहता है रुक बे, क्या बोलता है, रुक बे, बी फॉर बे, वो तेरा वाला बे नहीं, बी ए नहीं, बे। हाँ ये कहता है हम कुछ बी ए नहीं पता, ऑफकोर्स पता है हर्षिता। राखी आने वाली है, 1 लाख नहीं चाहिए, डील हुई है, 1 लाख रुपए देगा राखी पे से तू, ठीक है कुशाल, कुछ राखी पे 1 लाख रुपए मैं नहीं लूंगा, तो ले ले पूरे, रुचि को दे दियो 50,000 रुपए, ठीक है कुशाल 1 लाख रुपए देने हैं राखी पे, बदले में जब तेरी किडनी फेल होगी किडनी देगी तेरे को, ये डील है। तो कोई नहीं, 50 रुचि ले रही है ना। सुनो हाँ, तो 43B आपको एक लिस्ट देगा, इस लिस्ट में जो खर्चों के नाम होंगे, ये खर्चे अगर आपने पे कर दिए तो ही माइनस करना, यानी कि डेबिट करना पीएनएल में, वरना मत क्लेम करना। सर अगर चोमू भैया हमारे अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिए खर्चे अक्रूवल बेस पे, हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे, सिंपल। सर कब तक पे करने हैं, प्रीवियस ईयर में नहीं, अपनी आईटीआर से पहले पहले। प्रीवियस ईयर 23-24 कब जाती है आईटीआर, 31 जुलाई 2024, वो वहां तक पे कर दिया तो खर्चा क्लेम कर लेना 23-24 में, उसके बाद पे किया तो इस साल ऐड बैक, अगले साल अलाउ। सेम वेज सर प्रीवियस ईयर 22-23 का खर्चा था, उनकी आईटीआर के बाद जमा किया, उस साल क्या कर दिया होगा, डिसअलाउ, इस साल क्या करते हैं हम लोग, अलाउ। बस लिस्ट कौन सी है आओ देखते हैं, ये रही आपके सामने। हाँ कंप्यूटर जी। कोई भी टैक्स ड्यूटी सेस, कोई भी टैक्स, जैसे यहां पे याद है एचपी के अंदर म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड होना चाहिए था, यहां पे कोई भी टैक्स है, ड्यूटी है, सेस है, पे करो तो ही माइनस होगा। यहां पे भाई साहब सीएस की एक लड़की क्वेश्चन बोलता, सर आपने कहा था इनकम टैक्स तो खर्चा होता ही नहीं है, तो मैंने बोला था इनकम टैक्स और भी टैक्स होते हैं। होते हैं ना भाई साहब, यहां जीएसटी आ सकता है ना, हाँ कस्टम ड्यूटी, हाँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा वर्ड है ये, एम्प्लॉयर कौन होता है, कर्मचारी की मालिक। मैं क्यों उमेश सर, आई एम नॉट एम्प्लॉय, आई एम प्रोफेशनल। खैर एम्प्लॉयर जो आपके बिहाफ पे पैसा डाल रहा है, कहां पे, या तो आरपीएफ में या एसपीएफ में या फिर ग्रेचुइटी में, सैफ में या एनपीएस में। जितना पैसा बॉस डाल रहा है ना, उसने बोला हाँ हाँ मैं डाल दूंगा, अभी डेबिट कर लेता हूं पीएनएल में अपने, तो क्या बोलना भैया ये पैसा ना डाल देना फंड में, कब तक, अपनी आईटीआर से पहले, वरना क्या होगा, तुम्हारा सीए आएगा इन खर्चों को ऐड बैक कर देगा, फिर कब अलाउ करेगा, जब पे कर दोगे तब। पॉइंट समझ आया, पक्का नहीं आया, आ ही नहीं सकता। सर ये एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है कि एम्प्लॉयर के, रियल लाइफ में क्या होता है ना, एम्प्लॉय खुद जमा करने नहीं जाता पैसे, एम्प्लॉय कहता है मेरे भी तू जमा करा ही देना, जमा करा रहा है तो, यानी एम्प्लॉयर क्या करता है, देखो मुझे पेन देना कोई एक, अबे कोई दे दे यार इतना, नहीं ब्लू पेन दे, ब्लैक नहीं चाहिए, कैच, थैंक यू कैच। सुनो ध्यान से, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, क्या ये, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन सा पैसा जमा करा रहा है, दोनों। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर की एम्प्लॉय की, भाई एम्प्लॉयर प्रीवियस ईयर 23-24 में डेबिट कर दिया पीएनएल में, कब तक जमा कराना है, आईटीआर तक, करा दिया तो जो डेबिट किया था अलाउ, नहीं कराया तो इस साल, डिसम्बर अगले साल अलाउ, पक्का। अब बात करते हैं इसकी, एम्प्लॉय का पैसा
आरपीएफ हो, एसपीएफ हो, ग्रेचुइटी हो, सैफ हो या एनपीएस हो, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दे दिया, भाई साहब जमा करा दो। जैसे एम्प्लॉय को मिला ना, एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर जैसे ही पैसा मिला वो उसको अपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करेगा। मतलब क्या मान रहा है उसको? इनकम मान ली, इनकम। अब उस पर प्रेशर है, भाई साहब जमा कराना है, जमा कराएगा, एक्सपेंस क्लेम कर लेगा, जो क्रेडिट हुआ वो डेबिट हो गया, नल ऑफ हो गया। पर एम्प्लॉय नहीं है वर्ड यहां पे, कौन सा वर्ड है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का पैसा एम्प्लॉयर को मिल गया था ना, जो उस एक्ट की डेट होती है, हर महीने जमा करना होता है पैसा, अगर उस एक्ट की डेट से एक भी दिन लेट कर दिया तो जिंदगी में अलाउ नहीं होगा एम्प्लॉयर को खर्चा, उसकी इनकम मान ली जाएगी तो क्रेडिट किया था, उसे टैक्स भरना पड़ जाएगा कि तूने एम्प्लॉय का पैसा रखा क्यों अपने पास। यानी कि अगर सर ने मेरा पैसा 10,000 रुपए काटा, ये बोल के जमा कराऊंगा, और अगले महीने एक दिन भी लेट हो गए, फिर जमा करा भी देंगे, तब भी एक खर्चा बुक नहीं होगा, उसको इनकम मान के टैक्स पे करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये बात बोली गई है यहां पे। देखो, एम्प्लॉई का पैसा, कोई भी सम, चाहे पीएफ का हो, सैफ का हो, ईएसआई का हो, उसे क्या मान लेते? डीम टू बी इनकम, यानी क्रेडिट कर दिया। इफ नॉट डिपॉजिटेड इन द फंड अप टू द ड्यू डेट, यहां पे आईटीआर नहीं देखना, उस एक्ट की ड्यू डेट देखनी है। एम्प्लॉयर के पैसे में क्या था? आईटीआर के बाद जमा करा दिया, सर अलाउ कर देंगे, पर ये पैसा कभी अलाउ नहीं होगा। भाई साहब एम्प्लॉयर पैसा दे दिया, क्यों जमा नहीं करा तुमने? याद रखना, एम्प्लॉय का पैसा सेक्शन 36 से जाता है, एम्प्लॉयर का 43 बी से जाता है। एम्प्लॉयर के पैसे में देखनी है आईटीआर की डेट, उसमें देखनी है उस एक्ट की डेट। एम्प्लॉयर का पैसा लेट जमा किया अलाउ हो जाएगा, एम्प्लॉय का कभी अलाउ नहीं होगा। उल्टा अलाउ छोड़ो, क्या मानी जाएगी? आपकी इनकम। ये बात लिख लो कॉपी में, अपने वर्ड में लिख लो, याद रहेगी तुम्हें। ये ले बेटा कैच, ऐसे करते हैं कैच, ऐसे करते हैं कैच ना। 1 लाख सपने देख रही है। मैं लिखवा रहा हूं, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एसपीएफ, सैफ, एनपीएस। यहां पे आएगा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, यहां पे एक्सेट्रा डाल देता हूं, आरपीएफ, एनपीएस, सैफ एक्सेट्रा। एक तरफ एम्प्लॉयर है, एक तरफ एम्प्लॉय है। देखो भाई, सबसे पहले एम्प्लॉयर में सेक्शन कौन सा लग रहा है? 43 बी, यहां सेक्शन नंबर 36। ठीक है, पूरा याद कर लेते हैं ना एक बार। 36 का कौन? 36 1 वी, 36 1 वी पूरा। आगे देखते हैं, कब तक डिपॉजिट करना है? टू बी डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ आरओआई। ये कब तक देना होता है? टू बी डिपॉजिटेड कब तक? बोलो, ऑन और बिफोर, बोल ही नहीं रहे हो। ड्यू डेट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव एक्ट, दैट रिस्पेक्टिव एक्ट, जब भी डेट होगी उसकी। ठीक है, आगे, इफ डिपॉजिटेड लेट, क्या होगा? डिसअलाउ इन प्रीवियस ईयर बट अलाउ इन द ईयर ऑफ डिपॉजिट। समझ आ रहा है? बोल ही नहीं रहे हो यार। यस सर। और उसमें क्या होगा? इफ डिपॉजिट लेट, नो बेनिफिट, treated as income of employer, that is credited to the P&L account। ये अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट लास्ट ईयर थी, अमेंडमेंट तो आएगी अभी आपकी। ठीक है, इस पे केस स्टडी बन के आती बहुत बार। ओके तन्ना,
चल सकता हूं आगे? चलो चलो आगे और क्या क्या पॉइंट कवर थे इसके अंदर 43B के अंदर? बोनस या कमीशन पे कर रहे हो एम्प्लॉय को, तो जब पे करोगे तब अलाउ होगा। याद करो सैलरी में हमने पढ़ा था सैलरी टैक्सेबल होती है ड्यू रिसीट अर्लियर, पर बोनस टैक्सेबल होता है रिसीट बेसिस पे। सेम बेस यहां पे, बोनस पे कर दोगे अलाउ हो जाएगा, पे नहीं करोगे अलाउ नहीं होगा। कब तक पे करना है? बोनस का कोई वो थोड़ी है। आईटीआर से पहले पहले। अब पता है क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोनस एक्ट 1965 ने बोला बोनस देना 40,000, मैंने बोनस दे दिया 50,000, कितना अलाउ हो जाएगा? 50,000। कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा पे कर रहे हो एम्प्लॉइज को कर दो पे, बोनस एक्ट कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बस कब तक पे कर देना? आईटीआर से पहले। इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक वगैरह से लोन लेके आए हो, आईटीआर से पहले उसका इंटरेस्ट पे ऑफ कर देना। नहीं पे किया तो क्या कर देंगे? उसको हम एड बैक। पर जब पे करोगे तब क्या कर देंगे? अलाउ। एम्प्लॉय को पे कर रहे हो लीव इन कैशमेंट, कब पे कर देना? आईटीआर से पहले पहले। रेलवे का कोई एसेट है यूज करने का पेमेंट कर रहे हो, कब कर देना? आईटीआर से पहले पहले। 7th काम का नहीं है, 8th काम का है, अभी इस पे आ रहा हूं मैं। यानी अभी तक पॉइंट क्या क्या हो गया? कोई टैक्स ड्यूटी सेस, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन आरपीएफ वगैरह को, बैंक से इंटरेस्ट, उसके बाद यहां पे बोनस आ गया आपका इंपॉर्टेंट, रेलवे का पॉइंट, और लीव इन कैशमेंट कब तक पे करनी है आपको? आईटीआर से पहले पहले। उसके बाद जमा किया तो इस साल डिसअलाउ, अगले साल अलाउ। अभी तक इंपॉर्टेंट क्या था? एम्प्लॉई का पैसा, पर 43B का नहीं है, वो 36 का था। अब सुनो ये 8 पॉइंट, यहां हुई अमेंडमेंट, और ये मुझे भी रीड करनी है, मैं भी रीड नहीं कर पाया अच्छे से, और साथ साथ में रीड करते हैं। चलो आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है। एनी सम, ऐसा पढ़ना, मैं खुद पहली बार रीड कर रहा हूं। एनी सम पेबल बाय द असेसी टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, यानी अब आपने किसको पेमेंट करनी है? माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को। पेमेंट कैसे हो सकती है? आपने उनसे सामान खरीदा होगा उधार पे, आपको उनको पेमेंट करनी है। अच्छा, बियॉन्ड द टाइम लिमिट इन सेक्शन नंबर 15, यानी कि एमएसएमई एक्ट के अंदर कोई टाइम लिमिट होगी कि इस टाइम तक उनको पेमेंट कर देना आप लोग, तो हमें पेमेंट करनी है उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर। यानी यहां पे आईटीआर की बात नहीं हो रही है, यहां पे उस एक्ट की बात हो रही है। ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ठीक है। सेक्शन 15 क्या बोलता है एमएसएमई एक्ट का? कहता है कि उनको उन्हें पेमेंट करनी है बाय द बायर ऑन और बिफोर द डेट अग्रीड अपॉन बिटवीन देम इन राइटिंग। यानी कि एमएसएमई ने अगर मुझे सामान बेचा, एक एग्रीमेंट लिखा होगा कि इतने दिन में पेमेंट कर देना, तो मुझे पेमेंट उतने दिन में उनको करनी है, नहीं करी तो खर्चा लाओ नहीं होगा मेरे को। आगे सुनो, which cannot be more than 45 days from the acceptance। यानी कि अगर अग्रीमेंट हुआ कि सामान आज खरीदा, 40 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, तो 40 दिन में करनी पड़ेगी, वरना डिसअलाउ। अग्रीमेंट हुआ, उन्होंने लिखा पेमेंट कर देना 50 दिन के अंदर, पर मुझे करनी पड़ेगी 45 दिन के अंदर। अपर लिमिट कितनी है? 45 डेज। यानी अगर मेरा अग्रीमेंट 45 से कम का होता है तो उतने पेमेंट करनी है, पर अग्रीमेंट अगर 50 दिन के बाद का होता है तो मुझे पेमेंट करनी है 45 डेज के अंदर। समझ नहीं आया? दोबारा देखो, ऐसे करते हैं एमएसएमई को। एमएसएमई, ये आपका एसएससी है, एसएससी कुसु, पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड पे क्या लिख रहा है वो? परचेज फ्रॉम एमएसएमई, 10 लाख का परचेज किया इसने, ठीक है। ये एमएसएमई है, इनका अग्रीमेंट कहता है पे इन 30 डेज, तो कुसु को कितने में पे करना है इसको? 30 डेज के अंदर, वरना क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। अग्रीमेंट कहता पे इन 45 डेज, तो कितने दिन में पे करना है इसको? 45 डेज में।
अग्रीमेंट कहता पे इन 60 डेज, तो कितने दिन पे करना है इसको? 45 डेज के अंदर। यहां पे आएगा 45 डेज, वरना क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। समझ आया पॉइंट? बेसिकली गवर्नमेंट क्या कह सकते हो, हाँ, प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको। वरना पता है अगर खाली ना लिखते 45 डेज, वो छोटी इंडस्ट्रीज है, ये बड़ा जायंट है कुसु, डोमिनेट करता, मैं दूंगा पेमेंट 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद। ना दे तो बेचारा क्या कर लेगा? छोटी इंडस्ट्री है, कहां जाएगी कोर्ट में केस करने के लिए? तो गवर्नमेंट ने रूल ही बना दिया कि अग्रीमेंट चाहे कुछ भी बोलता हो, मैक्सिमम कितना करना है? 45 डेज। समझ आया पॉइंट? आगे खत्म नहीं हो अभी। अगर अग्रीमेंट नहीं है, कुसु ने बोला बनाऊंगा नहीं अग्रीमेंट, तो पेमेंट करनी पड़ेगी आपको 15 दिनों के अंदर। यानी अगर अग्रीमेंट नहीं है तो पे करना है आपको 15 दिन में। यानी नो अग्रीमेंट तो कितना हो गया? 15 डेज। यानी अग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45, नहीं है तो 15। आ जाओ वापस, ठीक है। नहीं किया तो क्या हो जाएगा? जब पे करोगे तब अलाउ होगा। नहीं किया तो जब अलाउ करोगे, जब पे करोगे तब अलाउ होगा। देखो इसका इंप्लीकेशन बेसिकली पता है कब होगा? मार्च अप्रैल महीने में होगा, क्योंकि सितंबर में आपने ड्यू किया, अक्टूबर नवंबर में पे कर दिया जाके, तो क्या फर्क पड़ा? ईयर तो वही चल रहा है ना आपका, हम पीएनएल साल के एंड में बनाते हैं। यानी इसका कब आएगा इंप्लीकेशन? जब ये 45 दिन का टाइम मार्च अप्रैल में जाएगा तो आएगा। बीच में क्यों आएगा यार? क्योंकि 45 डेज खत्म हो गए 27 मार्च को, आपने पेमेंट करी 2 अप्रैल को, तो इस साल से लाओ, अगले साल लाओ। यही अगर होता 15 अक्टूबर को पेमेंट करनी थी, 20 अक्टूबर कर रहे हो, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा यार? वही साल तो चल रहा है। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? कब आएगा एप्लीकेशन? मार्च और अप्रैल में। एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए 10,000 का सामान लेके आया फ्रॉम ए एन कंपनी, अ माइक्रो एंटरप्राइज। कब लेके आया? 1 मार्च 2024 को। एज पर द अग्रीमेंट पेमेंट करनी है 5 अप्रैल तक। 1 मार्च से 5 अप्रैल, अराउंड 35 डेज ही हुए, कोई दिक्कत नहीं है। उसने पेमेंट 2 अप्रैल को कर दी, टाइम से पहले कर दिया। ध्यान से, खर्चा कब किया था इसने? प्रीवियस ईयर 23-24 में। पेमेंट हुई है प्रीवियस ईयर 24-25 में, पर क्योंकि 45 डेज से पहले हो गई, हम अलाउ कर लेंगे प्रीवियस ईयर 23-24 में। आया समझ? सर अगर ये पेमेंट करता 20 तारीख को जाके, तो 23-24 में डिसअलाउ, अगले साल अलाउ। एग्जांपल ध्यान रखना, केस स्टडी फॉर्म में आ सकता है। अच्छा, आपको होमवर्क सुनो क्या इसके अंदर। एक एमएसएमई कोई कंपनी कब होती है, उसकी लिमिट्स होंगी, इतना टर्नओवर, इतना वो गूगल से निकाल के लिख लेना, क्योंकि अगर केस स्टडी बनाएगा ना तो खेल जाएगा टर्नओवर के ऊपर। टर्नओवर दे देगा ज्यादा या कम, आपको याद नहीं रहेगा एमएसएमई में क्या होता है। या तो स्वाति हमसे पूछ लेना या गूगल से निकाल लेना कि एमएस कब बोलते हैं कंपनी को माइक्रो, कब बोलते हैं स्मॉल। तो केस स्टडी में टर्नओवर खेल सकता है वहां पे। क्या समझ आया आपको? ये खर्चा मार्च में किया, पेमेंट अगर अप्रैल में कर दी विद इन 45 डेज, तो खर्चा कब अलाउ हो जाएगा? मार्च वाले साल में ही, वरना अलाउ होगा नेक्स्ट ईयर। यहां पे आईटीआर से लेना देना नहीं है। यानी 2 ऐसे खर्चे जहां पे आईटीआर नहीं देखते, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन और एमएसएमई वाला। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन में उस एक्ट डेट देखते हैं, एमएसएमई में अग्रीमेंट या फिर 45 डेज, अग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन। एम्प्लॉय वाले में डेंजर क्या था? अगर एक दिन भी डिले हो गया कभी अलाउ नहीं होगा, इनकम मान लेंगे। यहां पे ऐसा नहीं है, एमएसएमई में जब पे करोगे तब अलाउ कर देंगे। समझ आ गया? ऑल द अमेंडमेंट्स ऑफ खत्म पीजीएपी हमारी कौन सी हो चुकी हैं? बीएससी, सैलरी, पीजीएपी। नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे अमेंडमेंट्स कैप गेन्स की, और आगे पढ़ेंगे पीजीएपी को। चलो बाय बाय, कल।